हेलो हेलो हेलो। अभी वो जैन बेटा, मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। वॉइस वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। नाउ इट्स क्लियर, अभी क्लियर है वॉइस एंड वीडियो? हाँ जी, आ गया मैं। कुछ मिस्टेक हो गई थी टीम से, उन्होंने दूसरी क्लास की पीपीटी लगा दी थी, है ना। मेरी क्लास तो ये वाली है आप लोगों की, फिर मैंने कहा कि भैया हमारी क्लास तो ये है, हमारे बच्चे दूसरे हैं, एनडीए शौर्य वाले हैं, है ना। देन अभी लगा दी। हो जाता है कई बार, सबसे मिस्टेक होती, उनसे भी हो गई, कोई इशू नहीं है ना। चलिए ठीक है, मेरी वॉइस वीडियो अभी क्लियर है। तो अगेन जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अगेन वापस, बहुत समय बाद हम मिल रहे हैं। दिवाली आपकी बहुत बढ़िया रही होगी, ऐसी आशा करता हूं मैं। दिवाली कैसी रही? बढ़िया रही? फेस्टिवल एंजॉय किया होगा आप सबने, ऐसी आशा करता हूं मैं। फेस्टिवल बढ़िया रहा होगा आपका, बढ़िया एंजॉय किया होगा, पटाखे बढ़िया जलाए होंगे आप लोगों ने, है ना। लाइफ को एंजॉय किया होगा, फेस्टिवल एंजॉय किया होगा, जो कि जरूरी भी है करना, जिंदा दिली ये कोविल क्यों भी है। चलिए ठीक है, अभी क्लियर है वॉइस वीडियो? नाउ कैन वी स्टार्ट? अभी स्टार्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? ऑल गुड, ग्रेट। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? हाँ जी, चलिए ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा फेस्टिवल, बहुत अच्छे। अभी दिवाली है, कंप्लीट हो चुकी है, अब छठ पूजा आने वाली है ना, तो छठ पर्व हम मनाएंगे। उसके बाद और स्टडी बढ़िया कर लेना अपनी, तो भी कुछ दिन और एंजॉय कर लो। छठ पूजा के बाद तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद तो मेहनत और करनी पड़ेगी, बट ठीक है चलो, अभी एंजॉय कर लिया जितना भी। अभी 2 दिन क्लास और है आपकी, मतलब संडे है परसों, शायद परसों संडे है ना, परसों संडे, तो 2 दिन क्लास और है, 2 दिन और पढ़ाई कर लो। चलिए ठीक है। मेरी दिवाली यार बहुत बढ़िया थी, मेरी तो बहुत बढ़िया दिवाली थी मेरी, मैं बढ़िया एंजॉय करता हूँ दिवाली पे। मैं थोड़ा तरीका, मेरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का अलग होता है, मैं कहीं बाहर निकल जाता हूँ, है ना। मैं उस तरीके से थोड़ा सेलिब्रेट करना पसंद करता हूँ। चलिए, वॉइस वीडियो क्लियर है? एंजॉय किया? हाँ जी, सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया, एंजॉय किया होगा आपने, ठीक है, बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ बात करेंगे इस बारे में भी, डोंट वरी। चलिए ठीक है। बाय सर वाले बेटा, अगली बार से मेरे लेक्चर में नहीं आ पाओगे, है ना। देख लिया मैंने आपका नाम, अगली बार से आपको हटा ही देते हैं बस से। तो बाय सर वाली कोई चीज ही नहीं, बिकॉज अननेसेसरी बच्चों का ध्यान भटकाना, टाइम वेस्ट करना, तो बेटर है कि आपको हटा ही दिया जाए, है ना। एक बच्चे के साथ तो हो चुका है, आपके साथ भी कर देते हैं, है ना। चलिए ठीक है। छठ पूजा का हॉलीडे देखना पड़ेगा बेटा मेरे को, कि हॉलीडे है कि नहीं है, उसके बाद ही बता पाऊंगा हॉलीडे हॉलीडे है नहीं। हाँ, संडे को टेस्ट तुम्हारा होने वाला है, टेस्ट तो होगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें, सेशन के बारे में बात करना शुरू करें। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एसएसबी सेशन कब स्टार्ट होंगे मैं पता कर लूंगा एक बार, कब से स्टार्ट होगा, जब भी होगा आई विल लेट यू नो, बिकॉज मैं ही लेने वाला हूं, तो मैं ही लूंगा। यस, आई ऑल्सो मिस यू, मैंने भी आप लोगों को बड़ा मिस करा। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा अपन रिवीजन करते हैं, उसके बाद अपन अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। अब बिल्कुल, एनडीए कैरेट डेथ, हाँ होगी यार। मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है कि 15 दिन में दूसरा कैरेट है जिसकी डेथ एनडीए के अंदर हो चुकी है, जो बहुत बड़ा इशू है मेरे हिसाब से। चीजें थोड़ा सा हाथ से बाहर निकल रही है। 15 दिन के अंदर दूसरी बार हुआ है, स्विमिंग पूल के पास मिला है। और एक बड़ी बात ये बेटा कि अपना बच्चा था, अपना स्टूडेंट था डिफेंस वाला का, अपनी जो ऑफलाइन एकेडमी है ना लखनऊ के अंदर, वहां से पढ़ा उस बच्चे ने, और वहां से बेसिकली उसने एसएसबी की तैयारी करी है। तो डिफेंस वाला ऑफलाइन का एसएसबी का स्टूडेंट वो बच्चा था, ऐसा पता लगा मेरे को, भी पता लगा है चीजें भी। कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी अपने को नहीं पता इस बारे में, वी डोंट इवन न्यू कैसे हुआ। पर दुख होता है यार, मतलब सोचो कितना ब्रिलियंट माइंड हमने खो दिया, कितना ब्रिलियंट आदमी होगा वो। जो सपना आज आप देख रहे हो, सपने को वो पूरा करके बैठा था वहां पे, सपना पूरा करके बच्चा वहां पर बैठा है। उसके परिवार के बारे में सोचो, उसके मम्मी के बारे में सोचो, उसके पेरेंट्स के बारे में सोचो एक बार। मतलब क्या सपने देखे होंगे उसके पेरेंट्स ने कि बच्चा एनडीए जा चुका है। आसपास के लोगों में एक अलग इज्जत हो जाती है, पता है कि बच्चा आई में ज्वाइन करने वाला है, जहां भी वो जाना चाहता था वहां पर हो जाएगा। और ये खबर आती कि बच्चे की मृत्यु होगी, उसके पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा सेटबैक है वो, आप कुछ सोच भी नहीं सकते हो, कितनी बड़ी बात है यार। एक माँ के लिए कितनी बड़ी बात होगी वो। स्टिल देखो क्या है, चीजें तो है खराब, बोलना पड़ेगा, सीधी सी बात है, समथिंग कुछ तो है, इश्यूज हैं। और 15 दिन में 2 डेथ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या हो रहा है, चीजें किस तरीके से हो रही, क्या इतना बड़ा रीजन क्या निकल गया, उसको देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और यूपीएससी करेगा, माफ कीजिएगा, फौज करेगी इन्वेस्टिगेशन, ऐसा नहीं कि फौज नहीं करने वाली, फौज करेगी। फौज पे भरोसा रखना पड़ेगा, भारत का, दुनिया का बहुत बड़ा प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन है एनडीए। तो आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते कि यार किसी ने कर दिया होगा, या वहां पर जो भी हुआ है। इंक्वायरी होने दो, इंक्वायरी होगी उस चीज की, और उसके बाद ही पता लगेगा रीजन बेसिकली क्या था। बट यार कैसे हो गया, स्विमिंग पूल के पास डेथ हुई है। अब ऐसा नहीं होता कि स्विमिंग करने कोई कैरेट अकेला आ जाता है। एनडीए में क्या होता है, एनडीए के अंदर आप देखोगे, आपके जो स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन वाइज आपको हर टास्क के लिए भेजा जाएगा कि हाँ चलो सब स्विमिंग पूल के अंदर जाएंगे, अब सब फायरिंग रेंज के ऊपर जाएंगे, ये चीजें वहां पर होती है। अब एक बच्चा कैसे वहां पर हो गया, रीजन क्या रहा, क्या चीजें थी, आई डोंट नो, यू डोंट इवन न्यू, पर जो भी बड़ा दुखद है।
भगवान महादेव जहां भी वो बच्चा है उसकी आत्मा को शांति दे, बिकॉज ही वॉज अ प्योर सोल, ग्रेट सोल। उसकी क्षमता पे तो आप बिल्कुल भी डाउट कर ही नहीं सकते। एनडीए ज्वाइन करना है तो उसका माइंड का लेवल क्या होगा वो आप सब समझ सकते हो कि एनडीए के अंदर वो बच्चा ऑलरेडी था, और उम्र बहुत कम, 18 साल उम्र क्या होती है, बहुत कम एज होती है। बहुत सारी चीजें होती है यार, चीजें। अब आप देखो, इसके लिए एक चीज और याद रखना, अननेसेसरी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इल्जाम भी मत लगाओ अभी कि सर बड़ा खराब इंस्टीट्यूशन है, फिर मत करो तैयारी। तुमको लगता है ना कि नहीं सब एनडीए की गलती है, मत करो तैयारी, किसी और चीज की तैयारी करो, बट इल्जाम यहां पर बैठ के मत लगाओ। तुम्हारे लिए यहां पर बैठ के इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है वो, ये चीज याद रखना। गलती है किसकी अपने को भी नहीं पता है, इंक्वायरी में पता लगेगा, पर पूरा इंस्टीट्यूशन ही खराब है ये बोलना बड़ा गलत चीज है। ये डोंट डू दैट थिंग, ये चीज मत करो। एक बच्चे ने बोला कि सर सिस्टम ही खराब है, सिस्टम की क्या गलती है इसमें भाई? चीजें खराब होती है, वी ऑल न्यू, पर तुम इसमें फौज की गलती बता दो या इंस्टीट्यूशन की गलती बता दो, ये चीज मत करो बेटा। ये तुम बहुत हाइपर हो रहे हो, डोंट गो फॉर द एक्सट्रीम। चीजें गलत है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, बट हाँ कहां पर गलत है वो देखना पड़ेगा। अब पूरा सिस्टम नहीं बोल सकते कि साहब ये सभी गलत हो गए, कि सब कमांडिंग अफसर से लेके सब ये भी गलत हो गए। ये सब नीचे नहीं होती है फौज में। लूप होल्स है, हाँ है, कहां पर है वो देखेंगे और उसको सही कर देंगे। ये चीज यहां पर होती, फौज में ये चीज चलती है। आई बात समझ में, है ना? याद रखिएगा बिल्कुल। रीजन फाइंड करो ना, गलतियां करना कि नहीं सर यही गलत हो गया, सभी गलत है सर, पूरा सिस्टम ही गलत हो गया, ऐसा नहीं चलता है भाई। लाइफ में ऐसा नहीं चलता है, फौज में बिल्कुल ही नहीं चलता है। फौज में कई बार सुना होगा आपने कई इंसिडेंट्स देखे होंगे कि साहब आप जंपिंग के लिए जा रहे हैं, दो तरह की जंप होती है, हा हो और हा लो, है ना? बताऊंगा, हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग होती है और एक होती है हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, है ना? तो अलग दो अलग तरह की जंप्स होती है। अब जंप्स के अंदर कई बार पैराशूट नहीं खुलते, कई बार नहीं खुलता बेटा, डेथ हो जाती है। क्या कर सकते हैं? सिस्टम की गलती है क्या कि साहब फौजी खराब है? हो जाती चीजें कई बार, उसको देखना पड़ेगा अपने को कि क्या चीजें, जांच होगी उसके बाद ये अपन देखेंगे क्या हो सकता है। पर जो भी, मेरे को बड़ा दुख हुआ चीज देख के कि यार बच्चा 18 साल की एज क्या एज होती है, तुम लोगों की एज का वो होगा, और ये चीजें वो फेस करा होगा। जो भी चीज उसके साथ हुई है इट वॉज रॉन्ग, गलत चीज है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आएगा, पर 15 दिन में 2 मृत्यु हो जाना मेरे को बड़ा सैड फील हो रहा है, बड़ा दुख की बात है। और दुख उनके पेरेंट्स के लिए ज्यादा हो रहा है कि माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। सोचो एक बार दिमाग में क्या हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़े। सर वहां रैगिंग होती है क्या? मैं नहीं कमेंट कर सकता अभी, वो तुमको वहां जाने के बाद पता लगेगा। उसको तुम रैगिंग बोल लो, सिखाने का तरीका बोल लो। हाँ, एनसीसी के बच्चों को पता ही होगा। एनसीसी के अंदर जब हम लोग थे, मतलब व्हेन आई वाज इन द एनसीसी, मेरे को नहीं पता अभी क्या चीजें चलती है, हमको जूतों से मारते थे, लिटरली हमारे सीनियर्स मारते थे। मैंने बहुत मार खाई है भाई, बहुत मार खाई है मैंने, बहुत मार खाई है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूं, व्हेन आई वाज इन द एनसीसी, थोड़ा समय लूंगा तुम्हारा। इंसिडेंट था, हम लोग फायरिंग रेंज के ऊपर थे। इंदौर में एक जगह बीएसएफ कैंप है, इंदौर में रेवती रेंज कहा जाता है। टाइम आई वाज इन इंदौर, इंदौर के अंदर हमारा कैंप था साहब। इंदौर में एक रेंज है रेवती रेंज, बीएसएफ का कैंप है वो। अब वहां पर हम लोग क्या फायरिंग करने के लिए गए हुए थे, बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। अब मेरी गलती ये थी साहब कि मैं और जो मेरा दोस्त था हम थोड़े मस्ती में रहते थे। आई वाज वेरी, ऐसा शांत स्वभाव का मैं नहीं था, बहुत ही अलग आदमी था मैं, बहुत ही अलग तरह का दिमाग था मेरा। तो हम बड़ा मस्ती, हम फायरिंग रेंज पे मस्ती कर रहे थे। मस्ती समझ रहे हो, खतरनाक वाली मस्ती फायरिंग रेंज पे हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं साहब? फायरिंग रेंज पे रेड फ्लैग लगे हुए होते हैं, उसके आगे आप नहीं जाते, बिकॉज वहां से बुलेट्स निकलती साहब। अब मेरे को वहां से था भैया मस्ती करेंगे, अलग ही तरह के आदमी अपन, तो वहां से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मेरा और मेरा दोस्त। अब उस टाइम पे मेरे को याद है कि जो पनिशमेंट मेरे को मिली थी वो शायद मैं आज तक नहीं भूलूंगा। बुलेट साफ करने, माफ कीजिएगा, गन साफ करने के लिए लोहे की रॉड आती है, गन साफ करते हैं उससे अंदर चिंदी डाल के, है ना? चिंदी डाल के उससे आपको अंदर की बैरल को साफ करना पड़ता है गन की। उससे मार खाई है मैंने, और इतना मारा था ना कि मेरी पूरी पीठ सूज गई थी, हाँ खून निकल गया था। आजकल ऐसी पनिशमेंट होती कि नहीं होती मेरे को नहीं पता, उस टाइम पर तो ये होती थी। बहुत मार खाई है भाई हमने, बहुत एनसीसी के अंदर मार खाई है, आगे भी खाई, ट्रेनिंग में भी खाई है, जो भी है, पर एनसीसी के अंदर भी खाई है मार। अब उसको तुम रैगिंग बोलोगे, मेरे को नहीं लगता कि इट्स रैगिंग। अब वो सिखाने का तरीका शायद बहुत रिजिड हो सकता है, बट हो सकता है कि यार वैसे लोग ही फौज में जा सकते हैं, मेरे को नहीं पता जो भी चीज है। बट रैगिंग का नाम देना मेरे को, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। अब तुमको उसको रैगिंग समझ लो, या तुम उसको समझ लो कि नहीं सर आपका एक मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वो चीज की जा रही है, आपको सिखाने का एक तरीका वो है। अब फौज में, एनसीसी के अंदर तो है, अब एनडीए में थी नहीं थी अभी अपन कमेंट नहीं कर सकते। इंसिडेंट बहुत बड़ा है बेटा वो। चलिए ठीक है आगे बढ़े। चलो आज हम लोग बात करने वाले, हम लोग जो ने जिस टॉपिक के बारे में बात करी थी वो टॉपिक अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा, है ना? रिवीजन जरूरी है, अदरवाइज गड़बड़ करोगे आप लोग। टॉपिक हमारा क्या था, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे वैदिक एरा के बारे में। वैदिक एरा याद आ गया? व्हाट वाज द वैदिक एरा? कोई बताएगा मुझे? रिवाइज कर लेते थोड़ा सा, देन अपन बात करेंगे इस बारे में। डोंट वरी, बात करेंगे अपन। ओके चलिए बताइए वैदिक एरा क्या होती है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वैदिक एरा? वैदिक एरा किसे कहा जाता है? वैदिक एरा के बारे में बात करना है हमको। सी व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मैं बोला ना रिटर्न के बारे में एग्जाम है ही नहीं कभी, एनडीए रिटर्न के बारे में है ही नहीं।
एनडीए एसएसबी के बारे में ज्यादा है, तुम्हारे माइंडसेट के बारे में ज्यादा है। तो जो बच्चे बहुत पढ़ाई पढ़ाई करते हैं वो एनडीए नहीं निकाल पाते हैं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई से एनडीए नहीं निकलेगा, इसमें माइंडसेट को अलग तरीके से डेवलप करना सीख जाओ, तब जाके एनडीए निकलता है। ये चीज याद रखना। समझ रहे हो मेरी इस बात को, है ना? मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं तुमको क्लियरिटी लाइफ के अंदर बताऊंगा, तुम्हारी एग्जाम के लिए भी क्लियरिटी बताऊंगा। तुम बहुत पढ़ाई कर लोगे, बहुत नंबर लेकर आ जाओगे, पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं कर सकते, तुम्हारी जगह फौज में नहीं है। सीधे शब्दों में मेरी इस बात को मान लेना, तुम्हारी जगह फौज में नहीं है। तुम बैक बेंचर हो साहब, पढ़ने में थोड़े कम होशियार हो, पर प्रेशर हैंडल करना जानते हो, इफेक्टिव इंटेलिजेंस तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी जगह फौज के अंदर है, कोई इशू है ही नहीं उसके अंदर। बहुत सीधी लाइन के अंदर मैं बोल रहा हूं, तो अपने आप को 95% लेके तुरंत खा फौज के लिए मत समझ लेना। फौज में तुम्हारे नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये चीज दिमाग में याद रखना। एनडीए में AIR-1 भी एनडीए में ही ट्रेनिंग लेने वाला है, और जिसकी लास्ट AIR आई है वो भी एनडीए के अंदर ही ट्रेनिंग लेने वाला है। इसको दिमाग में रख के चलना हमेशा, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। ओके, देखिए हम लोग बात कर रहे थे आर्यंस के बारे में। आर्यंस कौन थे? हमने देखा कि इंडस वैली के आसपास की बात है, तकरीबन 1500 BC के आसपास की बात हमने देखी कि 1500 BC के आसपास, टाइमलाइन याद रखना बेटा, कितना 1500 BC के आसपास क्या होता है? 1500 BC के आसपास हम देखते हैं कि सब सेंट्रल एशिया से, ये जो सेंट्रल एशिया वाला एरिया है, यहां से कुछ लोग भारत के अंदर आना शुरू करते हैं। भारत के अंदर आ रहे, कौन से एरिया के अंदर आ रहे? इंडस वैली वाले एरिया के अंदर आना शुरू करते हैं। और भारत के अंदर जब ये लोग आते हैं तो कई सारे परिवर्तन हम हमारे देश के अंदर देखना शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ये जो लोग हैं ये कैसे? ये गोरे दिखते हैं, श्वेत वर्ण के हैं, ये गोरे हैं। दूसरी बात, ये भाषा बोलेंगे कौन सी? संस्कृत बोलना जानते हैं। तीसरी बात, इनको घोड़े के बारे में नॉलेज है, घोड़ा बोड़ा इनको हाँ पता है भाई साहब, घोड़ा क्या होता है, घोड़े के बारे में नॉलेज है इनको। चौथी बात अगर हम बात करें तो ये लिखना जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं। पांचवी बात, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है जानवर है, सबसे इंपॉर्टेंट जानवर कौन सा है? इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट जानवर है इनके लिए घोड़ा। और सबसे पवित्र जानवर इनके लिए कौन सा? सबसे पवित्र जानवर है इनके लिए गाय। इनके यहां पर लैंड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गाय, जिसके पास ज्यादा गाय वो ज्यादा अमीर यहां पर हो जाता है। तीसरी बात, ये पेस्टरल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, मतलब ये बेसिकली चरवाहे। जमीन से इतना इनका इंपॉर्टेंस नहीं साहब, ये चरवाहे। चरवाहे का मतलब क्या होता है? आज यहां पर रहेंगे, कल यहां पर रहेंगे, परसों यहां पर रहेंगे। इनका मॉडल इस तरीके से यहां पर होता है। और जब भारत के अंदर शुरुआत के अंदर आएंगे तो हम देखेंगे भारत में जिस एरिया के अंदर ये रहना शुरू करते हैं, या जिस एरिया में ये बसना शुरू करते हैं, बस तो नहीं रहे हालांकि, ये घूमना शुरू करते हैं, वो एरिया कौन सा है? सप्त सिंधु रीजन, 7 नदियों का रीजन। तो ये चीज मैंने बताई थी आपको। और इनके लिए अगर हम देखें तो सबसे पवित्र नदी कौन सी है? इट्स नॉट द मां गंगा, मां गंगा नहीं इनके लिए पवित्र है। सबसे पवित्र नदी इनके लिए है मां सरस्वती। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती। याद आ गया? हाँ जी, सरस्वती नदी इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रिवर इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्योर इनके लिए यही नदी है। तो ये पॉइंट याद रखना बेटा कि सरस्वती नदी इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा कि इनका जो एरिया है, जब आर्यंस भारत के अंदर आते हैं तो इस पूरे एरा को हम लोग वैदिक एरा के नाम से जानते हैं। वैदिक एरा हम लोग क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस एरा के अंदर 4 वेद लिखे गए, और वेदों के अंदर इन आर्यंस के बारे में जानकारी हमको मिलती है। 4 वेद कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब एक सवाल मैं बेसिक से आपसे पूछने वाला हूं, बहुत बेसिक सवाल, मुझे बताओ कि अगर इन 4 वेदों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था? दुनिया का पहला वेद कौन सा है? दुनिया का, मैं केवल भारत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, या यजुर्वेद है। दुनिया का पहला वेद कौन सा है? लिखित में लिखा गया ऐसे, याद रखिएगा। दुनिया का पहला वेद के बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया का पहला वेद कौन सा? वेद वेदांगों के बारे में बात करेंगे, पर दुनिया का पहला वेद कौन सा है? दुनिया के पहले वेद के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चा? याद रखना, हम कहीं किसी और के वेद के बारे में बात नहीं कर रहे, हम दुनिया के पहले वेद के बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया का पहला वेद कौन सा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, ऋग्वेद। याद रखिएगा, दुनिया का जो पहला वेद है दैट इज द फर्स्ट वेद। और ये सवाल आपके एनडीए ने पूछा है पीवाईक्यू के अंदर। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ योर नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन। सोचिए इतना इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। आसान है, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। कि दुनिया का पहला वेद है दैट इज द ऋग्वेद। ऋग्वेद दुनिया का पहला वेद है। और वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब है बेटा नॉलेज। ये नोट करना, वेद का मतलब यहां पर नॉलेज से होता है, ज्ञान को वेद कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर इज दी राइट आंसर। 93.54% बच्चों का जवाब सही था। फिर हमने क्या देखा
कि जो आर्यंस का जो एरा है, जिस एरा को हम लोग वैदिक एरा के नाम से जानते हैं, उस एरा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। शुरुआत के जो 500 साल है, मतलब 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का एरा, इसे कहा जाएगा अर्ली वैदिक एरा। ये पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ जी पढ़ा था, इसके बारे में बात करी थी। और 1000 से लेके 600 बीसी या 500 बीसी तक का जो टाइम है, इसे कहा जाएगा लेटर वैदिक एरा। अर्ली में आर्यंस आएंगे, भारत में सेटल होंगे, यहां पर कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। यहां तक हमने कर लिया था, समझ में आ गया था, यहां तक चीजें हमने करी थी, यहां तक सबको क्लियर हो गया था, प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा। हमने बात करी थी, मैंने बता दिया सरस्वती सबसे पवित्र नदी इन लोगों के लिए थी, ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली है। और हमने यहां पर यह भी देखा कि आर्यंस जब भारत के अंदर आते हैं, तो भारत के अंदर आर्यंस आते हैं सप्त सिंधु रीजन के अंदर, इन 7 नदियों के रीजन के अंदर आर्यंस आते हैं, जिसका पुराना नाम मैंने कहा था आपको कि इनका ओल्ड नेम भी याद रखना, इनका नया नाम भी याद रखिएगा, बिकॉज इस स्लाइड से सवाल आने के चांसेस मेरे हिसाब से बड़े ज्यादा होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। अर्ली वैदिक के बारे में भी अपन बात कर रहे हैं, अभी स्टार्ट करें अर्ली के बारे में बात करना, अर्ली वैदिक आर्यंस के बारे में अपन बात कर लें, लेटर के बारे में बाद में बात करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े, ओके ठीक है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा पढ़ने का मन? दिवाली खत्म हो गई इसलिए? हाँ ओके। नहीं, अभी अपन लोग किस मोड में आ गए, थोड़ा सा स्टॉपेज मोड के अंदर अपन आ गए, स्टॉपेज लग गया अपनी पढ़ाई पे। अरे यार मन नहीं कर रहा है, स्टार्ट करना है, स्टार्ट करो यार। माइंड के साथ खेलना सीखो, तुम्हारे माइंड को तुम्हारे साथ खेलने मत दो, इसको कंट्रोल कर लो, सब कंट्रोल हो जाएगा लाइफ के अंदर, है ना। हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इसको नहीं कर पाते। दो चीजें लाइफ में अगर कंट्रोल कर ली ना, तो यू विल अचीव एवरीथिंग, दिस एंड दिस, जबान को, है ना, लोग नहीं कंट्रोल कर पाते। आगे चलिए, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। वीडियो आज थोड़ी होगा, वीडियो कल दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। अब देखो सीधी बात, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सुनिएगा मेरी इस बात को, कि आर्यंस जो है, शुरुआत हमने देखा कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का जो समय है, इसको हम लोग कहते हैं सब अर्ली वैदिक एरा है। अब इसमें क्या, आर्यंस आ रहे हैं भारत के अंदर। अब आर्यंस भारत के अंदर आ गए, आर्यंस भारत के अंदर आना शुरू करते, आर्यंस भारत के अंदर आ रहे हैं। और आर्यंस जब भारत में आते हैं, तो शुरुआत के जो 500 साल हैं, उसमें आप देखेंगे आर्यंस इस सप्त सिंधु वाले रीजन के अंदर आके रहना शुरू कर देते हैं। अब रहना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, यहाँ पर रहना शुरू कर रहे हैं, अपने जानवरों को ये लोग लेकर आएंगे, ये लोग आपस में भी लड़ाई करते हैं। और जब आपस में लड़ाई करते हैं, तो लड़ाई किस चीज के लिए हो रही है? लड़ाई हो रही इनके जानवरों के लिए। आर्यंस लड़ाई जमीन के लिए नहीं करते, इनके लिए जमीन इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरुआत के जो आर्यंस है, इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? काऊ, गाय इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे आज हमारे पास सोना नहीं होता, 1 किलो सोना मेरे पास है, 10 किलो सोना मेरे पास है, लोग बोलते हैं सोना कितना इंपॉर्टेंट है, इनके लिए गाय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय, उसका समाज में स्तर उतना ज्यादा ऊंचा। जैसे आज समाज में स्तर किसका ज्यादा है? जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, साहब इसके पास बहुत पैसा है, इसके समाज में बड़ी इज्जत है। सेम चीज यहां पर होती थी कि जिसके पास जितनी ज्यादा गाय है, उसका समाज में उतना ज्यादा नाम होता था। ये चीज आर्यंस के लिए बड़ी खासियत होती थी। इसलिए आर्यंस जब लड़ाई कर रहे हैं ना, तो आपस में लड़ किस लिए रहे? जमीन के लिए ना, जमीन वमीन सेकेंडरी इनके लिए। ये लड़ते हैं किसके लिए? ये लड़ते हैं, सीधी बात है, गाय के लिए। और इसलिए आप देखोगे गाय के लिए जब युद्ध लड़ने जाते, इसे कहा जाएगा गविष्ठी। नोट कर लीजिएगा, तो शब्द यूज किया गया है फाइट फॉर द काउस, दे आर फाइटिंग फॉर द काउस, शब्द यूज किया गया दैट इज गविष्ठी। नोट कर लीजिएगा, क्या यूज किया गया है? गविष्ठी। नोट करना, गविष्ठी शब्द का यूज किया गया, हालांकि शब्द मिल जाएगा आगे, बट चाहो तो लिस्ट लो, दैट इज दी गविष्ठी। मतलब वॉर फॉर दी काउस। अभी छोटी सी बातें याद रखिएगा। अब हम समाज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, बट एक बहुत बेसिक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मुझे एक बात बताइए यार, आर्यंस कहीं से भारत के अंदर आ रहे हैं? कहीं से आर्यंस भारत के अंदर आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आर्यंस भारत के अंदर आते हैं। अभी भारत में घुस गए, तो भारत में कुछ लोग पहले से ले रहे होंगे ना। एग्जाम्पल की बात करें, आर्यन साहब आए यहां से, और आर्यंस यहां से आके ऐसे अफगानिस्तान वाले रास्ते से निकले, और पंजाब वाले एरिया के अंदर आर्यंस घुस गए, और यहाँ पे रहना इन्होंने शुरू कर दिया। अब भारत के पंजाब में कुछ लोग पहले से रहते होंगे, जो खुद भारत के ही लोग होंगे। आर्यंस तो चलिए मानिए बाहर से आ गए, पर कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना, जो शुरुआत से भारत में ही रहते हैं, जिन्हें हम भारत के नेटिव कह सकते हैं, जो ऑलरेडी भारत के अंदर रहते हैं। क्या इन लोगों ने आर्यंस का विरोध नहीं किया होगा? जो नॉन आर्यंस है, जो आर्यन नहीं, सब भारत में तो और लोग भी रहते हैं ना, केवल आर्यंस थोड़ी था, आर्यंस से पहले भी भारत में लोग रहते थे। तो क्या जो लोग भारत में रहते थे, जो कि नॉन आर्यंस थे, क्या इन्होंने उनका विरोध नहीं किया होगा? फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मान लो इंडस वैली के लोग थे, विरोध किया होगा कि नहीं किया होगा? ऑब्वियसली किया होगा यार, बिल्कुल किया होगा विरोध। अब इसी विरोध के बारे में हम बात करने वाले हैं, और एक बहुत बड़ी लड़ाई के बारे में हम बात करेंगे,
देखिए क्या है, आर्यंस जो लोग हैं ना, ये वॉरियर्स हैं, इनको लड़ना बहुत अच्छे से आता है, बहुत बढ़िया लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? इनके पास तलवार है ना, देखो हालांकि लोहे की तलवार अभी तक इनके पास नहीं है। लोहा 900 बीसी के आसपास डिस्कवर हो जाता है, आयरन 900 बीसी के आसपास उसकी खोज हो जाती है। इनके पास शुरुआत में कॉपर और ब्रॉन्ज की तलवार है, बट ये लड़ना बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। तो जब ये भारत के अंदर आए, तो भारत के अंदर ऑलरेडी रहने वाले लोगों ने इनका विरोध करा, बोले भैया कैसे भारत के अंदर आ गए। अब इनके बारे में एक शब्द यूज किया गया, आर्यंस इनको कहते हैं दस्यु। ये शब्द नोट कर लीजिएगा, आर्यंस इन्हें कहेंगे दास और आर्यंस इन्हें कहते हैं दस्यु। क्या कहते हैं आर्यंस इनको? जो लोग यहाँ के नेटिव है भारत के, उन्हें कहा जा रहा है दस्यु। दस्यु को कहा जाता है, आज के समय में दस्यु का मतलब क्या है पता है? डाकू। आर्यंस इनको डाकू कहते हैं। और दस्यु कौन है? दास या दस्यु वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी भारत के नेटिव है। नोट कर लीजिएगा, जो ऑलरेडी भारत के नेटिव्स हैं, इन्हें दस्यु कहा जाता है। ऑलरेडी भारत के जो नेटिव्स जो भारत के अंदर रहते हैं, इन्हें दस्यु कहा जा रहा है। और आर्यंस इनसे नफरत करते हैं, साहब इनको मारते पीटते, बहुत बुरी तरह मारेंगे। आर्यंस दस्यु से नफरत करते हैं, इनको मारना आर्यंस पसंद करते हैं। इसलिए टाइटल क्या ले रहे हैं आर्यंस? आर्यन का एक राजा है, तो उसने टाइटल लिया है त्रासदस्यु। त्रासदस्यु का मतलब होता है दस्युओं को त्रास देने वाला, दस्युओं को मारने वाला आदमी हूं मैं। दैट काइंड ऑफ टाइटल दे आर टेकिंग, त्रासदस्यु, दस्युओं को त्रास देने वाला। ये टाइटल्स लिए जा रहे हैं आर्यंस के द्वारा। तो इस चीज याद रखना कि आर्यंस शुरुआत में भारत के लोगों को पसंद नहीं कर रहे। सीधी बात है ना यार, अपनी जमीन पे कोई आएगा अपन मारेंगे पीटेंगे, बिल्कुल मारेंगे पीटेंगे। आर्यंस यही काम भारत के अंदर भी कर रहे हैं कि भारत के अंदर जब ये घुस रहे हैं, तो जो भारत के लोग, या कह सकते हैं कि जो भारत के उस टाइम के नेटिव्स हैं, जब ये इनको मार रहे हैं पीट रहे हैं, तो आर्यंस इनका जवाब बहुत तगड़ी तरीके से देते हैं और बहुत बुरी तरीके से इनको मार रहे हैं। कोई रहम नहीं हो रहा है, सीधे मार दिया जाता है। और इन्हें कहा गया दस्यु, और इन्हें दास भी कहा जाएगा। साहब ये गुलाम है हमारे, ये दास है हमारे। और एक टाइटल आर्यंस लेते हैं, इसे कहा जाएगा त्रासदस्यु। याद रखिएगा, पीड़ा देने वाला, त्रास देने वाला। अब एक ऐसी वॉर के बारे में बात करेंगे, वॉर बहुत फेमस है, बड़ा फेमस सा वॉर है, बड़ा फेमस वॉर। इस वॉर को कहा जाता है 10 राजाओं का युद्ध। इसे 10 राज युद्ध के नाम से जाना जाता है। कितने बच्चों ने 10 राजन युद्ध के बारे में सुना है? कोई बताएगा मुझे? कितने बच्चे 10 राजन युद्ध के बारे में जानते? 10 राजन युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, किसने सुना है इसके बारे में? किसने सुना है बताइए? बिल्कुल, देखो अटैक तो देखो सामने वाले भी कर रहे हैं, बट हम सब जानते हैं कि इंडस वैली के लोग जो हैं, दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड। इनको लड़ते नहीं आता ना। जिसको लड़ते नहीं आएगा वो जिंदगी में क्या ही कर लेगा। लड़ते आना बहुत जरूरी है, अपने लिए दूसरों के लिए लड़ते आना बहुत जरूरी है। लोग लड़ नहीं पाते, फिर कंप्लेन करते लाइफ से, कह रहे हमारी जिंदगी खराब चल रही है। भाई लड़ो ना अपने लिए। इफ यू फाइंड कि यार ये चीज गलत है, उसके खिलाफ आवाज उठा दो। हम नहीं करते। तुमको लगता है कि ये चीज मुझे ठीक नहीं लग रही, मत करो उस काम को। पर हम घिसे जाएंगे, करे जाएंगे, नहीं हम तो करेंगे सर, हमको वही करना है। फिर हम कंप्लेन करते हैं। नेवर कंप्लेन इन लाइफ। कंप्लेन करने वाला आदमी सबसे खराब होता है। बहुत कमजोर लोग कंप्लेन करते हैं, ताकतवर आदमी कंप्लेन नहीं करता। या तो वो सिचुएशन के साथ जीना सीख लेगा अपने आप को मजबूत बना के, या फिर वो क्या करेगा कि साहब नहीं हो रहा, कंप्लेन नहीं करना। कंप्लेन करने वाला आदमी कमजोर है। नेवर कंप्लेन। एक आदत होती है लोगों की छोटी छोटी बात में कंप्लेन किया, ऐसा ऐसा नहीं करना है, कभी नहीं करना। अब क्या है, आप देखेंगे कि भारत में आर्यंस के टोटल 30 क्लेन्स है। नोट कर लीजिएगा। अब आर्यंस एक साथ सारे नहीं आ गए। ऐसा नहीं हुआ कि आर्यंस सारे ही एक साथ आ गए। ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल की बात करें, ये हमारा प्यारा भारत है। अब आर्यंस आ रहे सेंट्रल एशिया से। ऐसा नहीं हो रहा कि सारे आर्यंस एक ही बार में भारत में आ गए। ऐसा नहीं हो रहा है। आर्यंस के कई सारे ट्राइब्स भारत में आ रहे। इससे पहले एक ट्राइब आ गया भारत में, फिर दूसरा ट्राइब आर्यंस के भारत में आ गया, फिर तीसरा ट्राइब आर्यन का भारत में आ गया। तो भारत में आर्यंस के टोटल 30 ट्राइब्स आए हैं। 30 क्लेन या 30 ट्राइब्स आर्यंस के भारत के अंदर आते हैं। और इन 30 ट्राइब्स में से 5 ट्राइब सबसे ज्यादा पावरफुल, बड़े पावरफुल 5 ट्राइब है। 5 ट्राइब ऐसे साहब जिनके पास बड़ा पावर है, बहुत पावरफुल है 5 ट्राइब। आपने सुना होगा इन 5 ट्राइब्स को पांचजन्य के नाम से भी जाना जाता है। पांचजन्य क्या है, कोई बताएगा मुझे? नहीं पता तो मैं बता दूं। पांचजन्य प्रभु श्री कृष्ण का शंख है, जो महाभारत में वो बजाते थे। तो याद रखना कि आर्यंस के 30 ट्राइब में से 5 ट्राइब सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लेन मतलब ट्राइब होता है बेटा, ग्रुप को कहा जाता है। ट्राइब मतलब ग्रुप को कहा जाता है क्लेन। अब इन 5 ट्राइब में 5 के नाम हम पढ़ेंगे। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बहुत बड़े वॉर के बारे में बात करने वाले। तो याद रखना आर्यंस के 30 ट्राइब आए हैं भारत में, ऐसा ऋग्वेद कहता है। और कहता है कि साहब इनमें से 5 ट्राइब सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 ट्राइब। बहुत ट्राइब। कौन से 5 ट्राइब्स है? नोट कीजिएगा नाम, चाहो तो नोट करना। 5 ट्राइब्स हैं आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्यंस के। एक है आपके पुरु, दूसरे तुर्वासा, तीसरे यदु, चौथे अनु, और सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल ट्राइब है
ये ट्राइब है आपका भरत ट्राइब। नोट कीजिएगा, ये लाइन आपसे एग्जाम के अंदर पूछी गई है कि आर्यंस का सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब है आर्यंस का भरत, और भरत ट्राइब का ही वॉर होने वाला है। देखिए क्या होता है, भरत ट्राइब के अंदर एक राजा है, उन राजा का नाम है राजा सुदास। राजा सुदास जो है इज ए वेरी ग्रेट पर्सन, बड़े राजा है, पावरफुल आदमी है, लोग डरते हैं इनसे। अब क्या होता है कि क्लेंस, ये जो आर्यंस के क्लेंस है ना, आपस में भी लड़ते रहते हैं, कभी आपस में इससे लड़ेंगे, कभी इससे लड़ेंगे, ये आपस में भी कई बार लड़ाइयां करते हैं। अब ऐसे एक वॉर के बारे में बात की गई जहां पर राजा सुदास के अगेंस्ट, ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा, राजा सुदास के अगेंस्ट आप देखेंगे 10 ट्राइब्स हैं। जी हां, एक तरफ है राजा सुदास जो कि भरत ट्राइब को लीड कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, ये राजा सुदास जो कि भरत ट्राइब को लीड कर रहे हैं, और इनके अगेंस्ट टोटल 10 ट्राइब्स हैं। इन 10 में से 5 ट्राइब्स तो आर्यंस के हैं और 5 ट्राइब्स नॉन आर्यंस के, मतलब जो भारत के लोग हैं 5 ट्राइब्स उनके और 5 ट्राइब्स आर्यंस के। ये 10 ट्राइब मिलकर राजा सुदास के साथ एक वॉर लड़ेंगे, और ये वॉर इतिहास में बड़ा फेमस है। इस वॉर को 10 राजन युद्ध या द बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। किसी ने इस वॉर के बारे में सुना है? 10 राजन के बारे में सुना है किसी ने? बताइए, किसी ने 10 राजन वॉर के बारे में सुना है? क्या यस और नो? नहीं सुना है? सुना है कि नहीं सुना है भैया बता दो, काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ पिक सेम ही है, इंपॉर्टेंट है। 10 राजन वॉर के बारे में किसी ने सुना है? 10 राजाओं का वॉर, बड़ा इंपॉर्टेंट वॉर था, बहुत इंपॉर्टेंट था, लोग लड़े इसमें, लड़े और मरे भी, कई लोग मर गए थे इसके अंदर। नहीं सुना? नहीं सुना? ओके, देखिए वॉर जो है, इस वॉर के बारे में 2 से 3 सवाल एग्जाम में आएंगे। सवाल कैसे आते हैं? सवाल देखो तो देखो, पहला ये आता है कि किस वेद में 10 राजन युद्ध के बारे में बात की गई। तो देखो आप सब याद रखिएगा, ऋग्वेद में 10 राजन युद्ध के बारे में बात की गई है। दूसरा सवाल ये आता है कि 10 राजन युद्ध के अंदर कितने राजाओं ने वॉर लड़ा। तो सीधी बात है साहब, 10 राजन के बारे में बात कर रहे हैं, 10 राजाओं के युद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं, और यहां पर जो ट्राइब जीती है उसका नाम है भरत ट्राइब, और भरत ट्राइब को लीड करने वाले राजा है राजा सुदास। और ये युद्ध होता है पुरुषाणी, मतलब रावी नदी के किनारे पर। ये चीज नोट करना बेटा, पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। रावी नदी के किनारे पर, रावी को पुरुषाणी कहा जाता है, पुरुषाणी रावी नदी के किनारे पर यह वॉर होता है, और इस वॉर में भरत ट्राइब के राजा सुदास की जीत हो जाती है। और इसका वर्णन कहां पर मिल रहा है आपको? ऋग्वेद के अंदर मिल रहा है। पर ऋग्वेद में कहां पर मिलता है? देखिए ऋग्वेद के अंदर कई सारे पार्ट्स हैं, और इन पार्ट्स को मंडल कहा जाता है। पहला मंडल मतलब पहला पार्ट, दूसरा मंडल मतलब दूसरा पार्ट। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंदर, नोट कर लीजिएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस वॉर के बारे में बात की गई है, जिस वॉर को आज आप 10 राजन युद्ध के नाम से जानते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? हाँ जी। राजा सुदास की फिजिक, हाँ बहुत अच्छी फिजिक उनकी है, ऐसी होनी चाहिए फिजिक, और क्या। इंडियंस की फिजिक बहुत अलग थी, इंडियंस मस्कुलर होते थे पहले। अब क्या होता है कि जो आपका फूड हैबिट्स है ना, वो आपकी फिजिक को तय करती है। हमारी फूड हैबिट्स बहुत अलग थी पहले, हम लोग फ्रूट्स खाते थे, हम लोग प्रोटीन ज्यादा इंटेक करते थे। आज आपकी फूड में देखो, आप कार्ब्स ज्यादा इंटेक करते हो। एग्जाम्पल की बात करें, आप आलू ज्यादा खा रहे हो, आलू भारत का नहीं है, आलू बाहर से आया है हमारे देश में। गेहूं भी भारत का नहीं, गेहूं बाहर से है। हमारे देश में कच्चा अनाज, मोटा अनाज खाते थे बेसिकली, मक्का खाते थे अपन लोग, ज्वार बाजरा, बेसिकली अपन ये खाते थे। तो क्या होता है कि आपके फूड का जो इंटेक है वो तय करता है कि आपकी बॉडी का शेप कैसा रहने वाला है। ये चीज यहाँ पर है ना, सही बात है। राजा सुदास नेचुरल नहीं थे, अरे नेचुरल अरे ऐसा रियल में नहीं होगी, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि इंडियन फिजिक वैसी ही होती थी पहले। ओके, आज तुम अपने आप को देखोगे तो तुमको लगेगा अरे यार ये चीज गलत है, पर नॉर्मली होती थी। सर कल ही बैच लिया? अच्छा कल ही बैच लिया है। 6 पैक्स, तो 6 पैक्स नेचुरल होते हैं, 6 पैक्स नेचुरल होते हैं। आपने कभी काम करने वाले मजदूर को देखा, जो मजदूर काम करता है सड़क पे देखना, मजदूर जो काम कर रहे हैं साहब, उनके 6 पैक्स दिख जाएंगे आपको। नेचुरल चीज होती है वो, वर्कआउट से आ जाती है वो। तो वर्कआउट कैसा भी आप करो, फर्क नहीं पड़ता। आप जाओ आदिवासी एरिया के अंदर, आप जाओ ट्राइबल एरियाज के अंदर, आप जाओ, आप देखेंगे वहां पर जो लोग हैं बड़े नेचुरल होते हैं, बिकॉज वो जंगल में घूमते हैं, इतना फिजिकल वर्कआउट करते हैं कि उनके एब्स दिखना शुरू हो जाते हैं। बहुत ऐसे माचो नहीं दिखेंगे, बहुत हाथ इतना मोटा हो गया नहीं, लीन होते हैं बिल्कुल, और ये नेचुरल दिखना शुरू हो जाते हैं। स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर। जितनी मेहनत करोगे, मेहनत तुम्हारी शरीर पे दिखती है ना। तो ये चीज याद रखिएगा कि हर चीज ये नहीं होती कि केवल स्टेरॉइड्स लेंगे तो ये आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, नॉर्मली भी आ जाता है। आगे चलिए, आगे बढ़े, आगे चलो ठीक है। तो ये वॉर के बारे में याद रखना बेटा, एग्जाम के अंदर आ सकता है। अब क्या होता है, आप इस वॉर के बारे में हमने बात करी। अब इसमें एक छोटी सी चीज ये होती है कि जो आर्यंस है, आर्यंस का जो पूरा एरिया है, आर्यंस के बारे में हमने बात करी कि साहब आर्यंस का पूरा जो ट्राइब है, अब उस ट्राइब के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है।
तो पहली बात ट्राइब्स को कहा जाता है, आर्यंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो जो ट्राइब है, ट्राइब को कहा जाएगा यहां पर जना। जना का मतलब यहां पर होता है ट्राइब। एक छोटे से पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि जना का मतलब होता है यहां पर ट्राइब। ट्राइब को जना से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आज हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं समाज, तो यहां पर समाज की जगह बोलते हैं जना। पूरा ट्राइब ऐसा भी है जना, याद रखिएगा। गाय बेटा, रीजन गाय ही है। वॉर का रीजन यहां पर केवल गाय होता था। जमीन के लिए लड़ नहीं रहे, ये लड़ रहे पावर के लिए। आई बात समझ में, ये लड़ रहे गाय के लिए। तो ये चीज याद रखिएगा, गाय हो गया ऐसा, पावर हो गया, इसके लिए जो लड़ते हैं, है ना। अब छोटी सी बात है बट याद रखिएगा कि कितनी बड़ी बात है। वॉर का मीनिंग हर युग में चेंज हुआ है, हर युग में चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए कि देखो यहां पर गाय के लिए लड़ रहे हैं, आज जमीन के लिए लड़ा जाता है, कई बार ऑनर के लिए लड़ा जाता था। जैसे जापान के अंदर जमीन के लिए नहीं लड़ते हैं, जापान में जो फाइट्स होती थी वो ऑनर के लिए होती थी कि ट्राइब्स में कौन बड़ा, वो ऐसे ही लड़ते हैं ऑनर के लिए कि साहब हमारा ऑनर होना चाहिए, इन 4 ट्राइब में हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने आप को बड़ा कैसे दिखाएं, बोले वॉर के अंदर हम जीत जाएंगे। तो ऑनर के लिए वॉर भी लड़ा जाता था। तो ये चीज है कि वॉर, हर बार वॉर का जो पर्पस है वो समय के साथ बदलता जाता है, पर्पस चेंज होता है, चीजें वही होती है। अब यहां पर जो वॉर है वो गाय के लिए लड़ा जा रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब आर्यंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आज अपनी सोसाइटी के अंदर क्या होता है, हम देखेंगे एक परिवार होता है, परिवार से एक समाज बन जाता है, समाज से एक देश बन रहा है, चीजें अपनी सोसाइटी के अंदर होती है। अब आर्यंस के अंदर उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था समाज का, वो कैसा है उसके बारे में बात करना जरूरी है। और इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 2-3 बार आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। सॉरी, देखो क्या होता है, पहली चीज याद रखिएगा कि आर्यंस के समाज में जो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, समाज की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे कहा जाता था कुला। ये नोट कर लीजिएगा, कुल क्या मतलब होता है, एक परिवार को, एक फैमिली को कुल कहा जाता है। जो आर्यंस की एक फैमिली, मान लीजिए कोई ट्राइब है आर्यंस का, मान लीजिए भरत ट्राइब, और भरत ट्राइब के अंदर एक परिवार है, उस परिवार को कुल कहा जाएगा। जैसे आज अपन बोलते परिवार, फैमिली, यहां पर फैमिली नहीं बोलते लोग, समाज की सबसे छोटी यूनिट होती है यहां पर कुल, और कुल का हेड होता है कुलप। कुल में कौन होगा, पति पत्नी और बच्चा, ये एक परिवार के अंदर कुल होता, तो परिवार को कहा जाएगा कुल। और ये आर्यंस की समाज की सबसे छोटी यूनिट होती थी। जैसे आज अपने समाज में क्या है, परिवार सबसे छोटी यूनिट होती है, अब यहां पर भी सेम चीज होती है बट यहां पर नाम चेंज कर दिया, यहां पर कहा जाता है कुल, और कुल का हेड कौन होगा, कुलप। कुलप जो है वो कुल का हेड होता था। उसके बाद कई सारे कुलों को मिला के, ध्यान से देखिएगा, कई सारे कुलों को मिला के मतलब कई सारे परिवारों को मिला के बनता था एक गांव, और गांव को कहा जाएगा ग्राम, और गांव का जो हेड है उसे कहा जाता था ग्रामीण। देखो आज भी होता है ना, आज भी सेम चीज हमारे यहां पर होती है, कई सारे परिवारों को मिला के बनेगा गांव। सेम चीज यहां पर भी होती है कि कई सारे कुलों को मिला के बनता है ग्राम, और ग्राम का हेड होता था यहां पर ग्रामीणी। तो देखो सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई यहां पे, सबसे छोटी यूनिट अगर हम बात करें वो हो जाती है आपकी कुल, और कई सारे कुलों को मिला के बनेगा ग्राम, और ग्राम का जो हेड होगा उसे कहा जाएगा ग्रामीणी। इसके आगे अगर आप और जाए तो कई सारे ग्राम को मिला के, कई सारे गांवों को मिला के बनता है एक विश्व, क्या विषय। जैसे आज कई सारे गांवों को मिला के एक शहर बनता है, सेम चीज यहां पर भी है, ये कई सारे गांवों को मिला के बनेगा एक विश्व या विषय। इसको विश्व भी बोलते हैं और इसको विषय भी बोलते हैं, और विषय का हेड होता है विषपति या विषयपति। ये नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे गांवों को मिला के बनेगा विषय, और विषय का होगा हेड होगा विश्व या विषयपति या विषपति, और कई सारी विषयों को मिला के, कई सारे शहरों को मिला के बनेगा जना। जना मतलब ट्राइब, और ट्राइब के हेड को कहा जाता है जनस्य गोपा। नोट करना इस पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट है। जनस्य गोपा ट्राइब के हेड को कहा जाता है, और यही हेड बनता है आपका राजन। देखो सेम चीज यहां पर है, ट्राइब के हेड को राजन कहा जा रहा है, और राजन का एक नाम है जनस्य गोपा, और ट्राइब को जना कहा जाता है, और कई सारे विषयों को मिला के बनता है जना। अब एक सवाल मैं पूछूं आपसे, मुझे एक बात बताओ, आर्यंस के टाइम पर, हमने आर्यंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, आर्यंस के टाइम में समाज की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहा जाता था। सबसे छोटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, बड़ी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। समाज की सबसे छोटी यूनिट किसे कहा जाएगा, कुल को कहा जाता था, विषय को कहा जाता था, ग्राम को कहा जाता था, या जना को कहा जाता था। समाज की सबसे छोटी यूनिट है, व्हाट वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन फॉर द आर्यंस पॉलिटिकल सिस्टम। आर्यंस के पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट क्या होती थी समाज की, बताइए।
सोचिए सोचिए बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देखो बिल्कुल सही बात है। कुल कुल वाज दी स्मॉल यूनिट, ये भी आपका पीवाईक्यू है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ये भी आपका पीवाईक्यू है ना। आज मेरी आवाज थोड़ी निकल नहीं रही है बेटा, है ना, थोड़ा सा फंबल भी कर रहा हूं मैं, गला थोड़ा सा खराब है, तो आज के लिए एडजस्ट कर लेना, है ना। दिवाली भी क्या, धुएं से थोड़ा गला खराब हो गया, वही है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं, समस्या तो नहीं है। सॉरी यार, ये सी थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कुला बिल्कुल क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया, कोई ना, ओके ठीक है, ओके यहां तक क्लियर है बच्चा, कंफर्म कर दीजिएगा, यहां तक क्लियर हो गया। ओके ग्रेट, ऑल परफेक्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। जनस से गोपा, सही बात है, जनस से गोपा, ओके क्लियर हो गया। चलिए, तो देखो बहुत बेसिक चीजें अपन पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में आती है तो अपने को थोड़ा समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर हो जाएगा, ओके। ज्यादा मिठाई खा ली, मिठाई मैं नहीं खाता यार, मिठाई मैं नहीं खाना चाहता हूं, पर मैं खा नहीं सकता मिठाई ज्यादा, है ना, हेल्थ पे असर होता है। एक्सीडेंट हुआ था मेरा जहाज पे, उस एक्सीडेंट के बाद आई वॉज इन कोमा फॉर फ्यू मंथ्स, इश्यूज ज्यादा है सर के अंदर, सर्वर फट गया था, इश्यूज ज्यादा है। सो फूड चॉइसेस मेरी ज्यादा होती नहीं है, फूड चॉइसेस में ज्यादा कंज्यूम कर भी नहीं सकता हूँ। कुछ ही चीजें ऐसी जो मैं खा सकता हूँ, बॉइल फूड में ज्यादा खाता हूँ, है ना, और दूध दही में ज्यादा खाता हूँ। आई एम वेजिटेरियन, तो मैं वैसे भी नॉनवेज तो खाता नहीं हूँ, तो मिठाई भी खाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। ज्यादा मीठा खा लो तो फिर मुझे तकलीफ होना शुरू हो जाती है। शुगर में थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। हाँ, एक्सीडेंट हो गया था बेटा। उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में जाऊंगा तो फिर तुम बोलोगे अरे सर आपके साथ ये हो गया, हमको दुख हो रहा है, वो मैं नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट कि तुम मेरे को उस नजर से देखो जहां पर तुम मेरे लिए एक तरीके से सिंपैथी दिखाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे को सिंपैथी दिखाए, मेरे को सिंपैथी बिल्कुल पसंद नहीं है लाइफ में, है ना। तो बस हो गया था, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे करें। ओके सही है। सोन पापड़ी, यार मत बोलो यार, सोन पापड़ी हमारे यहाँ मतलब घेवर। राबड़ी रो घेवर, रबड़ी का घेवर आता है, आय हाय हाय, मत याद दिलाओ भाई लोगों, तुम लोग तो बोल दोगे यहाँ पे, है ना, फिर मेरे को याद आ रही है अभी घेवर की। घेवर मैं खा नहीं पा रहा हूँ, महादेव की इच्छा रही तो किसी दिन बड़ी अच्छे से खाऊंगा, है ना। चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो, मिठाई खाई, तुम लोग खाओ मिठाई, मिठाई खाओ, लाइफ एंजॉय करो, बढ़िया है यार, सी एंजॉय द लाइफ, पता नहीं लाइफ में कब क्या हो जाए। किसी को दुख नहीं देना, डिसिप्लिन में रहना, अपने प्रिंसिपल्स को, अपने लाइफ को प्रिंसिपल के हिसाब से जियो, गलत आदतें मतलब अपने अंदर, लाइफ का गोल सेट करो एंड जस्ट गो हैड, अपने प्रिंसिपल्स पे रहो। किसी की बात तुमको गलत लग रही है तो बोलो हाँ साहब गलत है, अपने हिसाब से जीवन जीना, मैं केवल ये चीज बोलूंगा, प्रेशर में आके लाइफ जीना मत अपनी, ठीक है। इस एज में क्या है कि लोग तुम पे प्रेशर बहुत देंगे, नहीं ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, अपने मन की सुनो। हाँ, सजेशन ले लो किसी का, तुमको लग रहा है कि यार मेरा मन गलत बोल रहा है, सजेशन ले लो जाके, बट हर किसी की बात सुनने मत बैठ जाना, किसकी बात भी सुन लो, उसकी बात भी सुन लो। लोग अपने हिसाब से, अपने परसेप्शन के हिसाब से तुमको देखते हैं, है ना। तुमको कोई किस नजर से देख रहा है, कोई किस नजर से देखेगा, तुम अपने आप को बढ़िया तरीके से जानते हो कि यार मैं वास्तविकता के अंदर क्या हूं। आई बात समझ में? हाँ, फिर वही चीज याद रखना, बहुत ज्यादा सोचना नहीं लाइफ के अंदर, जस्ट डू इट। चलिए, हाँ अब अपन आगे सब्जेक्ट के बारे में बात करें। देखो अब आगे टॉपिक के बारे में बात करें। अब हम देख रहे हैं साहब कि जो ट्राइब है हमारा, ट्राइब को कहा जा रहा है जना, ट्राइब को जना यहां पर कहा जाता है। जना का हेड यहां पर कौन है? जना का हेड यहां पे जनस्य गोपा। जना भाई वो स्त्री वाला जना नहीं है, ठीक है। जना का हेड यहां पर है जनस्य गोपा। जनस्य गोपा को राजन भी कहा जा रहा है। अब नाम से बड़ा अच्छा लग रहा राजन, यार पावरफुल आदमी होगा। बट एक चीज मैंने बताई थी कि जब हम आर्यंस के बारे में बात करते हैं ना, तो इनका जो जनस्य गोपा है, इनका जो राजन है, वो राजन ज्यादा पावरफुल यहाँ पे नहीं है। राजन के पास ज्यादा पावर यहाँ पर है ही नहीं। पावरफुल है कि नहीं सब, ज्यादा पावरफुल राजन इनका है नहीं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, राजन बड़ा नॉर्मल सा है साहब, बड़ा लिमिटेड पावर है, और राजन इलेक्टेड होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ही है, राजन इज इलेक्टेड पर्सन। इलेक्टेड का मतलब क्या होता है? राजन को चुना जाता है। ऐसा नहीं हो रहा कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, हेरिडिटरी वाला सिस्टम यहां पर नहीं चल रहा है। सीधी बात है साहब, मैं चुनूंगा कि राजन कौन है। तो ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजन यहां पर इलेक्टेड होता था। राजन इज इलेक्टेड, और राजन भी काम करता है भैया, खेत में राजन भी काम करेगा। ये नहीं क्या राजन काम नहीं करेगा, नहीं, राजन भी काम करेगा। राजन भी गाय चलाने जाएगा,
तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजन का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, और ना इनके पास स्टैंडिंग आर्मी। हमने बात करी थी इसके बारे में भी, स्टैंडिंग आर्मी क्या होती है? ये लड़ने जा रहे वॉर के लिए। वॉर किसके लिए? गाय के लिए लड़ने जा रहे हैं। अब ये नहीं होता कि भैया बाहर आर्मी खड़ी बहुत बड़ी, आर्मी को सैलरी मिल रही है हर महीने 30 तारीख को अमाउंट क्रेडिट हो जाता है, आर्मी खड़ी है, सब नहीं, कुछ नहीं, वॉर हो रहा है, भोपू बजाएंगे साहब, सब इकट्ठे हो जाएंगे कि भैया कल वॉर लड़ने जाना है, नाना का बेटा, नानी का बेटा, सब लड़के वॉर लड़ने जाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि शुरुआती आर्यंस के अंदर इनके पास स्टैंडिंग आर्मी बिल्कुल भी नहीं है, भाई भतीजावाद बिल्कुल नहीं है, समाज में जातिवाद बिल्कुल नहीं है, और सीधी बात है राजन केवल नाम का राजा है, पावर ज्यादा नहीं इसके पास, पर सीधी बात है आर्मी है इसके पास, हाँ, बट स्टैंडिंग आर्मी इनके पास नहीं होती है। अब इस चीज से देख के समझ में आता है कि लोग यहां पर बड़े पावरफुल है ना, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर पावरफुल है क्या? डिसीजन कौन लेता है फिर? मान लो ये डिसीजन लेना है साहब कि आज इस ट्राइब पे अटैक करना है अपने को, ये आर्यंस का ट्राइब है, अब डिसीजन लेना है कि साहब इस पे अटैक करना है, इस ट्राइब पे। डिसीजन कौन ले रहा है? राजा तो नहीं ले रहा है, फिर कौन लेगा डिसीजन? कौन लेगा? मुखिया जी। हाँ बताइए, मुखिया जी क्या करेंगे? मुखिया जी, ओके, बताइए क्या करेंगे, बताइए बताइए फिर। ये डिसीजन कौन लेगा? राजन तो नहीं ले सकता, राजन के पास इतना पावर है नहीं, तो डिसीजन फिर कौन लेगा? यहां पर पावरफुल कौन है? सोचिए, बिना पावर तो काम चलेगा नहीं, कोई ना कोई तो होगा जो डिसीजन लेगा इनके बेसिस के ऊपर। तो यहां पर डिसीजन लेने का काम कौन कर रहा है? लोग लेंगे डिसीजन, काउंसिल लेगी, कोई ना कोई काउंसिल होगी यार, पार्लियामेंट वाला सिस्टम होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आज हम अगर देखें देश में हमारे प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है, पर प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं हो रहा। सेम चीज यहां पर भी हो रही है, आज प्रधानमंत्री इलेक्टेड है, यहां पर भी जो है राजन इलेक्टेड होता था। तो देखो याद रखिएगा, राजन के पास पावर ज्यादा नहीं है, तो देश चला कौन रहा है? देखो, देश को चलाने के लिए यहां पर 3 तरह की कमिटीज होती थी, ये पॉइंट नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल बहुत बार आए यहां से बेटा। आर्यंस के बारे में जब भी बात की जाए, जब भी हम बात करते हैं, हम आर्यंस के बारे में, वैदिकरा के बारे में बात करते हैं, आर्यंस ने अपने ट्राइब को चलाने के लिए 3 तरह की कमिटीज बना के रखी थी। पहली कमिटी का नाम है सभा, नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभा। सभा के बारे में बात की जाए, सभा के अंदर सारे के सारे बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग आदमी साहब, सारे बुजुर्ग लोग। और याद रखना, बुजुर्गों के बारे में जब बात कर रहे हैं, यहां पर मेल भी है प्लस फीमेल भी है। एलिट पीपल, एलिट मतलब है जो समझदार आदमी है, जो बड़े बुजुर्ग आदमी है, 50 पार वाले सारे इसके अंदर है। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सारे इसके अंदर हैं। ये लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको कितनी सजा देनी। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मान लो आर्यंस के अंदर किसी ने किसी को मार दिया, अब राजा सजा नहीं देगा अकेला, राजा के पास सजा देने का अधिकार यहां पर नहीं है बेटा। ये जो सभा के लोग हैं ना, राजा को ये बोलेंगे कि आपको ये करना चाहिए। तो सभा इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा कि इनके पास जुडिशियल पावर भी है, किसको सजा क्या देनी है, राज्य कैसे चलाना है, और किस पे वॉर करना है, पॉलिटिकल पावर भी इनके पास होता है। कितनी इंपॉर्टेंट है। और सभा में कौन लोग हैं? एलिट पीपल। एलिट मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे इन द सेंस ज्ञानी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं। अपने गांव में आज देखो बुजुर्गों का आदर किया जाएगा, वो क्या बोलते हैं, बुजुर्गों से पूछ के आ जाओ, ये सही बात बताएंगे। सेम चीज यहां पर भी होती है सभा के अंदर भी। ये गांव के जो बुजुर्ग हैं साहब, डोकरावा हमारे यहाँ थोड़ा ऐसा बोलते हैं, बादशाह जो भी है, उन लोग डिसीजन लेते कि यार क्या करना क्या नहीं करना। इसमें महिलाएं भी है। उसके बाद एक दूसरी कमेटी और, जिसे कहा जाता है समिति। सभा सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। सभा के बाद आती है आपकी समिति। समिति का क्या काम होता है? देखिए, समिति के अंदर उस गांव के सारे लोग हैं, ट्राइब के सारे लोग समिति के अंदर होते हैं, महिलाएं भी इसके अंदर है। और समिति का मेजर काम होता है राजा को चुनना। ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है समिति। क्या ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है समिति? नोट कर लीजिएगा, समिति का मेजर काम क्या होता है? इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना। ये डिसीजन नहीं ले रही है, डिसीजन लेने का काम सभा का है, पर समिति वो कमेटी होती है जो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। एक कमेटी के बारे में और बात की गई, इसे कहा जाता है विधाता। विधाता के बारे में सुना है किसी ने? विधाता सबसे ओल्डेस्ट है। विधाता का काम ये होता है लूट का माल डिस्ट्रीब्यूट करना। विधाता का क्या काम है साहब? लूट का माल डिस्ट्रीब्यूट करना। लूट का माल डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मान लो लड़ाई हुई साहब, ये ट्राइब A1 था, ये ट्राइब 2 था। अब इसने क्या बोला, चलो इस पे अटैक करते हैं। ट्राइब के पास 100 गायें थी, यहां से अटैक करा साहब इन पे, इनको खत्म कर दिया, और 100 गाय ये ट्राइब अपने साथ लेके आ गया। अब 100 गाय अपने साथ लेके आ गए। अब भैया किसको कितनी गाय मिलेगी? प्रथमेश सर को 5 गाय मिलेगी कि राहुल सर को 5 गाय मिलेगी, आसिम सर को 6 गाय मिलेगी? कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करती विधाता। विधाता का काम होता है कि लूट का माल डिस्ट्रीब्यूट करना। सोचो ये कमेटी भी वहां पर थी।
सही बात है ना। देखो राजा की वैल्यू नहीं, राजा से पूछेंगे नहीं भाई क्या राजा को कितना देना है, चलो इसको एक एक्स्ट्रा दे दो। तो ये चीज याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी इनमें से वो कौन सी, दैट इज समिति। सबसे इंपॉर्टेंट समिति है, माफ कीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट सभा होती थी, पर विधाता वो कमेटी थी बेटा जो लूट का माल डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती थी। तो याद रखना ये तीनों ही इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं। और हम अगर देखिए अथर्ववेद के बारे में बात करें तो अथर्ववेद के अंदर सभा और समिति, इन दोनों कमिटीज को दोहितास कहा गया। दोहितास मतलब कि साहब दो बहनें हैं, कि दक्ष की दो पुत्रियां हैं, प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियां हैं, दो बहनें हैं, इस तरीके से यहां पर बात की गई है। तो चीज याद रखिएगा कि यहां पर एक कमिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कमिटी ज्यादा बारे में बात करी, कमिटीज कहती है कि साहब हम इंपॉर्टेंट है, राजा यहां पर इंपॉर्टेंट आपका बिल्कुल भी नहीं होता है। यहां तक समझ में आ गया बेटा, सभा समिति विधाता तीनों चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर है प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। यहां तक क्लियर हो गया कंफर्म कर दो, यहां तक क्लियर है, क्लियर हो गया, हाँ जी। करप्शन भी होता होगा, हाँ होता तो होगा, सही बात, करप्शन तो होता होगा, देखो करप्शन हर जगह। राजा केवल एक हेड होना जरूरी है बेटा, लीडर होना जरूरी होता है कि हाँ बना दिया राजा, पर ठीक है इतना पावर तेरे पास नहीं, राजा है पर इतना पावर नहीं। आई बात समझ में, हाँ सिंबल के तौर पे है ना, सिंबॉलिक अपन कह सकते हैं, इट वॉज काइंड ऑफ सिंबल कि राजा होना चाहिए था। गलत बहुत दुख रहा है यार, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। क्लियर हो गया, सही बात है, सही है, गला पता नहीं क्यों दुख रहा है, होता है शायद ऐसा। सही बात है, 11वीं कक्षा के हैं आप, ओके सही बात है। प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियां थी, वही तो लिखा है बेटा यहां पर, यहां लिखा है कि जो अथर्ववेद हमारा है उसमें सभा और समिति को दुहितास कहा गया है। दुहितास मतलब होता है दो बहनें, है ना। और कहते हैं कि प्रजापति दक्ष की, दक्ष राजा कौन है, राजा दक्ष के बारे में सुना होगा ना, हाँ बोले प्रजापति की दो पुत्रियां हैं समिति, इतनी बड़ी बात यहां पर कह दी है। ओके गर्म पानी पी लूं, हाँ गर्म पानी पीना पड़ेगा, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी इनकी आर्मी के बारे में बात कर ले, हालांकि आर्मी के बारे में अपने बात कर ली थी। स्टैंडिंग आर्मी इनके पास नहीं है साहब, मेन नेम क्या है इनका, गाय है। और ये वॉर को कहते हैं संग्राम, सुना होगा संग्राम के बारे में। संग्राम, वॉर के लिए जिस शब्द का यूज किया गया दैट इज संग्राम, है ना। तो ये बताना बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, बिकॉज ऑलरेडी इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। स्टैंडिंग आर्मी है नहीं इनके पास, वॉर गाय के लिए लड़ रहे हैं, और वॉर के लिए जिस शब्द का यूज कर रहे हैं दैट इज संग्राम, कि भाई संग्राम लड़ेंगे हम लोग, है ना, और गाय के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, है ना। तो गविष्ठी भी कहा है हम लोगों ने, तो कई सारी चीजें याद रखिएगा। ओके अब एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, आप सबको इस बारे में जानकारी होगी थोड़ी बहुत, हमने बात करी थी इसके बारे में कि देखो अर्ली वैदिक एरा के अंदर टैक्स वाला सिस्टम है तो सही, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत तो है यहाँ पे। टैक्स तो लिया जाता, लिया तो जाता, टैक्स लिया जाता, कितना लिया जा रहा है नहीं पता, पर यूजुअली कहा जाता है कि जो टैक्स लिया जा रहा है वो लिया जाता है 1/6। मतलब 1/6 का मतलब क्या होता है, मान लो तुमने 600 रुपए कमाए, 600 का 1/6 कितना हो जाएगा, 600 में से तुमको साफ सीधी बात है 100 रुपए राजा को देने पड़ेंगे। तो ये याद रखना कि 1/6 तकरीबन टैक्स तुम्हारा लिया जाता है। पर अर्ली वैदिक एरा के बारे में हम बात करें, अर्ली वैदिक एरा के अंदर आप देखेंगे टैक्स को कहा जा रहा है बलि, और ये बलि मैंडेटरी नहीं है, बलि इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब है कि देना ही पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा तुमको, नहीं दोगे तो सब जेल में डाल दिए जाओगे। यहां पर बलि मैंडेटरी नहीं होती है, टैक्स देना हो दो, नहीं देना हो मत दो। अर्ली के अंदर, लेटर में हो जाएगी मैंडेटरी, पर अर्ली वैदिक एरा के बारे में जब हम बात करेंगे यहां पर आपकी बलि मैंडेटरी नहीं है, नहीं है नहीं। अच्छा अच्छी बात है कि बुरी बात है, बलि मैंडेटरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तुम्हारे सबसे बढ़िया बात है कि गलत बात है, बलि मैंडेटरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब बताओ मेरे को, टैक्स भैया मैंडेटरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यहां पर तो नहीं है, ये सही चीज है कि गलत चीज है, बताइए इज इट गुड और बैड, इज इट गुड और बैड, क्या है तुम्हारे हिसाब से, क्या लगता है कि सर बढ़िया है या नहीं, सर बढ़िया नहीं है, क्या लगता है? गलत है कि सही है? थोड़ा पानी पी लिया जाए, होनी चाहिए, सही है बिल्कुल होनी चाहिए, ओके होनी चाहिए, गुड। रॉन्ग, देखो बिल्कुल सही बात है, अकॉर्डिंग टू मी, मुझसे अगर पूछो तो देखो देश को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, देश चलाना है पैसा चाहिए। अब अगर आपने बोला कि साहब टैक्स जिसको देना है वो दो, जिसको नहीं देना है वो ना दे, तो ये चीज ठीक तो नहीं है। पर प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम टैक्स देने में नहीं, आज टैक्स तुम दे दोगे, प्रॉब्लम है करप्शन की। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या करप्शन है, टैक्स देना समस्या नहीं है हमारे देश के अंदर, टैक्स हम लोग दे सकते हैं और देते भी हैं।
प्रॉब्लम है करप्शन की, है ना। करप्शन कितना ज्यादा है देश में आप सब जानते हैं। बिना करप्शन के देश में काम नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। किसी को मेरी बात पे अगर शक है तो एक बार पुलिस स्टेशन चले जाना, बोलना सर एफआईआर लिख दो मेरी, समझ में आ जाएगा। बिना करप्शन के देश में काम नहीं होता है, और इसमें कोई गर्व करने की बात नहीं, और डर भी नहीं होना चाहिए। सब बिना करप्शन के देश में काम नहीं होता, नहीं होता बेटा, लिटरली नहीं होता है। तो बड़ी समस्या हमारे देश की करप्शन है, और जब तक करप्शन रहेगा तब तक चीजें ऐसी ही चलती रहेगी, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात है। करप्शन बड़ी खराब चीज है भैया, बड़ी खराब चीज है। इसलिए तो बोल रहा हूँ फौज ज्वाइन कर लो, बोल देना करप्शन को, कह भैया फौज से हूं, है ना। फौज में करप्शन नहीं होता, फोर्सेस में करप्शन नहीं है। ओके चलिए, अब हम बात करेंगे इनकी सोसाइटी के बारे में। देखो अब अर्ली वैदिक एरा के बारे में अगर मैं बात करूं, अर्ली वैदिक एरा की सोसाइटी के बारे में बात की जाए, सोसाइटी मतलब समाज के बारे में बात की जाए, जैसे आज समाज के बारे में हम बात करते हैं, आज समाज में जातिवाद है। अर्ली वैदिक एरा में क्या कास्टिज्म था? यस और नो, सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या अर्ली वैदिक एरा में कास्टिज्म है? क्या लगता है? अर्ली वैदिक एरा के बारे में बात करें, क्या वहां पर जातियां थी कि सब ब्राह्मण जो हैं, क्षत्रिय हैं, फिर शूद्र और फिर वैश्य हैं? क्या जातिवाद अर्ली वैदिक एरा के अंदर था? इसका जवाब है ना। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है बेटा कि यहां पर नो कास्टिज्म, जाति है ही नहीं। नो कास्ट, जाति है ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है, जाति के बारे में बात ही नहीं होती यहां पर। यहां पर केवल दो कास्ट हैं, एक है आर्यंस, दूसरे नॉन आर्यंस। एक जो आर्यंस जो कि गोरे हैं, और दूसरे नॉन आर्यंस है, दैट्स इट। जातिवाद यहां पर है ही नहीं, नो कास्टिज्म, जातिवाद है नहीं अर्ली वैदिक एरा के अंदर। जातिवाद यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर केवल दो जातियां हैं आपको देखने को मिलेगी, हालांकि वो भी जाति नहीं है। एक है आर्यंस, दूसरे आपके नॉन आर्यंस। दूसरी बात, यहां पर व्यक्ति क्या करेगा वो उसके बर्थ से डिसाइड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करके, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, सब पूजा पाठ करेगा। क्षत्रिय का बेटा वॉर लड़ने जाएगा ना। यहां पर यह नहीं हो रहा है। यहां पर डिसाइड किया जाता है आपके कर्म से। याद रखिएगा, यहां पर कर्मा इज मोर इंपॉर्टेंट देन द बर्थ। जन्म से ज्यादा कर्म की महानता यहां पर है। एग्जाम्पल की बात करें, ब्राह्मण के घर तुमने जन्म लिया, या तुम पैदा हुए कहीं पर भी, तुमको पूजा पाठ करने का शौक है, तुमको वेद पढ़ने का शौक है, तुम ब्राह्मण बन जाओगे। तुम्हारे पिताजी खेती करते थे, एग्जाम्पल की बात की जाए, तुमने जन्म लिया, तुम वॉरियर अच्छे हो, तुमको बोलना है, तुमको लगा कि नहीं मैं वॉर लड़ूंगा, युद्ध लड़ूंगा, तुम क्षत्रिय बन जाओगे। तुमने जन्म लिया ब्राह्मण के घर पे, तुमको लगा नहीं यार मैं व्यापार करूंगा, तुम वैश्य बन जाओगे। तो याद रखना, यहां पर कर्म की प्रधानता ज्यादा है। यहां पर जन्म से कोई मतलब नहीं कि साहब जन्म से तुम क्या आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा कर्म क्या है, किस कर्म को तुम करते हो, ये कर्म तुम्हारा बताता है कि तुम समाज में किस लेवल पे कहां पर जाओगे। और इसी के साथ एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वुमेन्स की इंपॉर्टेंस है। तो ऑलरेडी बता दिया मैंने, आर्यंस नॉन आर्यंस, दो चीजें यहां पर है, केवल जाति दो ही है, एक आर्यंस दूसरे नॉन आर्यंस। दूसरी बात, यहां पर जन्म से चीजें डिसाइड नहीं होती है, देखा। तीसरी बात हमने बोला कि ये गुलाम को पकड़ के उससे काम करवाना जानते थे। स्लेवरी उस टाइम पर भी भारत में थी, कितनी बड़ी बात है बेटा, स्लेवरी उस टाइम पर भी भारत के अंदर है। सोचो स्लेवरी यहां पर है, हमको क्या लगता है गुलामी भारत के अंदर नहीं थी? नहीं साहब, गुलाम यहां पर भी बनाए जाते थे। ऋग्वेद में क्लियरली लिखा है साहब कि वहां पर गुलाम बनाए जाते थे। ऋग्वेदिक पीपल जो है वो गुलामों से परिचित थे, स्लेवरी थी उस टाइम पर भी। पर एक चीज बहुत बढ़िया होती थी कि जो महिला स्लेव्स हैं, अगर कोई महिला है साहब, उसको आपने गुलाम बना लिया, तो महिला से आप खेत में काम नहीं करवाओगे धूप में। खेत में काम केवल पुरुष करते थे, कठोर काम केवल पुरुष करेंगे, महिलाएं केवल घर में काम करती थी। महिला जो, क्लियरली अगर मैं बात करूं, महिला अगर कोई गुलाम है तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा। तो 2 पॉइंट याद रखना। और सोसाइटी आपकी पैट्रियार्चल है, मतलब पुरुष प्रधान है साहब इस टाइम पर भी। ये नहीं था कि महिला प्रधान है, पुरुष प्रधान है। यहां पर पुरुष समाज में विशेष स्थान रखते थे। परिवार का हेड कौन है? पुरुष होता था। अब इंडस वैली में इसका अलग था। इंडस वैली में कहा जाता है कि साहब मम्मी जो है या फीमेल जो है, फीमेल का ज्यादा इंपॉर्टेंस था वहां पर। समाज में महिला की प्रधानता ज्यादा थी वहां पे, कि घर है, घर की हेड कौन है? महिला है। इंडस वैली के अंदर यहां पर महिला नहीं होती थी। यहां पर क्या, यहां पर महिला नहीं, यहां पर पुरुष प्रधान है। तो चीज याद रखिएगा। बट ऐसा नहीं कि महिलाओं की स्थिति खराब है, महिलाएं बहुत बढ़िया स्थिति में यहां पर है। महिलाओं का स्टेटस बहुत बढ़िया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, देखिएगा यहां पर क्लियरली लिखा है कि साहब महिलाओं के बारे में जब हम बात करेंगे तो महिलाओं का स्टेटस बहुत बढ़िया है। बढ़िया कैसे? बिकॉज महिलाएं जो हैं वो इतनी बढ़िया हैं कि महिलाएं ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। ज्ञान प्राप्त करना, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पंडित ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं, कोई बच्चा है साहब उसको पंडित बनना है, महिलाएं भी पंडित बन सकती है। और महिलाएं जो बहुत बढ़िया ज्ञान प्राप्त करती थी, जिनको वेदों का नॉलेज हो गया, उन्हें कहा जाता है ब्रह्मवेदिनी। नोट कीजिएगा,
मतलब महिलाएं गुरु भी है, महिलाएं शिक्षा भी देती हैं, महिलाएं ऋषि के टाइटल भी यहां पर ले रही है। एग्जाम्पल की बात करें, अपाला, विश्वरा, गोसा, लोपमित्र, कई सारी महिलाएं। मतलब क्लियरली अगर मैं बात करूं कि महिलाओं के साथ बहुत बढ़िया व्यवहार यहां पर किया जाता था, महिलाओं के साथ खराब व्यवहार नहीं किया जा रहा। महिलाएं यज्ञ में अपने पुरुषों के साथ बैठ रही, पति के साथ बैठ रही है, महिला पुरुष समान आप यहां पर कह सकते हैं कि महिलाएं यहां पर बिल्कुल भी गलत तरीके से नहीं होता कि महिला है तो ये गलत कर दिया आपने, कुछ नहीं हो रहा है। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के साथ बढ़िया व्यवहार, ये हमारे समाज की खासियत उस टाइम पर थी। ये बात समझ में क्लियर हो गया है ना? याद रखिएगा। तो कुछ चीजें यहां पर मैं बता दूं आपको कि महिलाओं का सम्मान यहां पर किया जा रहा है और किया जाना भी चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है ना? क्योंकि अपन आगे थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश अपन करने शुरू कर रहे हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी, प्लीज कंफर्म कर दो। काफी आगे थे हम लोग। समाज में बदलाव आएगा जाति प्रथा से। देखो क्या है, दिक्कत कहां आती है, जब आप समझो कि केवल मैं महान हूं, जातिवाद आ गया, जातिवाद आ गया तो फिर समाज में थोड़ी सी चीजें खराब होना शुरू हो जाएगी। आप देखोगे यहां पर जातिवाद नहीं, महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, महिला खुश है, यहाँ पे महिलाएं वेद वेदांत पढ़ रही, महिलाएं पाठ पढ़ रही है, महिलाएं कई सारी चीजें करना शुरू कर रही हैं यहाँ पर। तो देखो ये चीजें, महिलाओं का सम्मान आपने करा ना तो चीजें बढ़िया होना शुरू हो जाती है। पर धीरे धीरे जब जातिवाद आएगा तो चीजें बड़ी खराब होना शुरू हो जाएगी। क्यों आएगा जातिवाद, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अब बात करते समाज में शादी के बारे में। देखो उस टाइम पर शादी की एज क्या थी, ये कहा जाता था कि 16-17 साल के पहले शादी नहीं होती थी। मतलब बाल विवाह यहां पर नहीं है ना, यहां पर बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज भी नहीं, यहां पर सती प्रथा भी यहां पर नहीं थी। विधवाओं का पुनर्विवाह करवा दिया जाता था। कोई आदमी, कोई महिला विधवा होगी, उसका वापस वो विवाह करवा दोगे आप। और ना ही यहां पर पर्दा सिस्टम था। कितनी बढ़िया चीज है। और किसी महिला को शादी नहीं करनी, कि साहब मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को कुंवारी रहना है, तो कुंवारी महिला को कहा जाता था आमजू। और यहां पर लव मैरिज भी होती थी, इंटरकास्ट मैरिज भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जाति तो है नहीं। इंटरकास्ट मैरिज भी यहां पर होती है, बस एक मैरिज यहां पर नहीं होती थी। उस मैरिज को कहा जाता है कि साहब कोई आर्यन और नॉन आर्यन शादी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आर्यन लड़की है और नॉन आर्यन लड़का है, आपकी शादी नहीं होगी साहब। बाकी आप कैसे भी शादी करो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सिस्टम यहां पर है, सिस्टम बड़े इंटरेस्टिंग सा है और ये काफी अच्छा, अभी अब अच्छा है कि बुरा है मेरे को बताना। सिस्टम है यहां पर नियोगा सिस्टम। किसी ने सुना है इसके बारे में? नियोगा, ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। किसी ने नियोगा सिस्टम के बारे में सुना है? किसने सुना है नियोगा सिस्टम के बारे में? सुना है किसी ने? हाँ जी, किसी ने नियोगा सिस्टम के बारे में सुना है? यस और नो? हाँ बिल्कुल सही बात है रौनक, बेस्ट टाइम पीरियड, बहुत बढ़िया था पीरियड, बहुत अच्छा था। नहीं बेटा पढ़ना तो पड़ेगा यार महक, सिर बहुत आज के लिए इतना है। नहीं बेटा महक सी यार, मेरे को मतलब तुम लोग अभी कहाँ बैठे हो, आप अपने घर के सामने बैठे हो, मोबाइल लेके बैठे हो ना, तुम सरेंडर कर रहे हो। सर आज के लिए इतना बस है, सीरियसली। और तुम बोल रहे हो मैं फौज ज्वाइन कर लूंगी। माँ के माइंडसेट नहीं होता एक फौजी का। तुम मेरे को 10 घंटे बिठा दोगे और बोलेगी साहब ये करना है तो मैं करूंगा। दैट शुड बी द माइंडसेट। फौज में लिमिटेशंस नहीं होती है। तुम्हारे सीओ साहब ने बोला कि बेटा 8 घंटे ट्रेनिंग करनी तो करनी है, बस शब्द यहां पर नहीं होता। गिव अप करना नहीं सिखाया जाता है फौज के अंदर। समझो इस चीज के बारे में, यहां पर मत करो, इस चीज को निकालो दिमाग से। यही तो तुम हट जाते हो, यही तुम अलग हो जाते हो। क्यों? बिकॉज तुम गिव अप कर रहे हो लाइफ में। किस चीज में गिव अप कर रहे हो? जो चीज कुछ भी नहीं है यार। तुम आराम के अंदर हो, घर में बैठे हो, कुछ खा के देख सकते हो, पी के देख सकते हो आराम से, यार बैठे आराम से। डू दैट। अपने माइंड को इतना कमजोर मत बनाओ कि बस हम गिव अप कर रहे हैं हर चीज के अंदर के, नहीं सर हम गिर जाएंगे, हो गया। नहीं, ये नहीं होता है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, दुनिया में कमजोर के लिए जगह नहीं है। तुम अपने माइंड को कमजोर मत बनाओ, ताकतवर बनाओ कि मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगी। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए यार, मेरे को नहीं पता, अभी मैंने शायद पढ़ाना थोड़ा सा कम कर दिया है। आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने शक्ति बैच में 14 घंटे की क्लास ली थी लगातार। 14 घंटे लगातार पढ़ाया था मैंने, और बच्चा टिका था वहां पे 14 घंटे तक। 14 घंटे लगातार बच्चा पढ़ रहा है, कितनी बड़ी बात है। मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं कि मैंने पढ़ा दे, मेरे को बच्चे पे फक्र महसूस होता है। 14 घंटे मेरे बच्चे ने पढ़ा है उस क्लास के अंदर, और उसमें से कई सारे बच्चे आज रिकमेंडेड है बैचेस के अंदर। सो ये मत करो कि यार गिव अप कर दिया, नहीं, ये एटीट्यूड मत लेके आओ, ये सही नहीं है एग्जाम के लिए, और वो चीज माइंडसेट सही नहीं है। मैं क्या बोल रहा था, हाँ देखो नियोगा सिस्टम क्या होता है। अब मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग मेरी थोड़ी सीख नहीं है। देखो नियोगा में क्या होता है, मान लीजिए ये एक लड़का है, ये हस्बैंड है भैया, बड़ा खुश है हस्बैंड, है ना। ये उनकी वाइफ है भैया, हस्बैंड की वाइफ है ना, टीके लगा के वाइफ है ना। और ये हस्बैंड का भाई है, ये छोटे भैया हस्बैंड के, ये हस्बैंड का छोटा वाला भाई है, ठीक है। अब क्या होता है साहब, हस्बैंड जो है साहब ये गए वॉर के अंदर, वॉर में तो जाते थे, इन द सर्च ऑफ काउ, गाय के लिए वॉर के अंदर गए।
अब हस्बैंड की मृत्यु हो गई साहब, इनको तीर लगा, हस्बैंड की मृत्यु हो गई। अब हस्बैंड की मृत्यु हुई तो वाइफ रो रही है, अरे भैया पति मर गया मेरा, क्या करे, सब लुट गया हमारा। अब यहां पर इनके पास एक ऑप्शन था, ऑप्शन ये होता था इनके पास कि अगर महिला चाहे तो ये अपने देवर के साथ शादी कर सकती है। आई बात समझ में कि भैया पति तो मृत्यु हो गई, ठीक है, पति की मृत्यु हो गई। अब तुमको लगेगा कि पति के मरने के बाद मेरे को कौन अपनाएगा, बिकॉज मेरे पहले एक पति रह चुका है, तो आप अपने देवर से शादी कर सकते हो। इससे कहा जाता है नियोगा सिस्टम। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? नियोगा किसे कहा जाता है? यस, दैट सिस्टम इज नोन एज दी नियोगा सिस्टम। नोट कर लीजिएगा, जहां महिला के पास ये अधिकार था कि महिला अपने देवर से शादी कर सकती थी, देवर से। आई बात समझ में? हाँ जी, नोट कर लीजिएगा, क्लियर है? नोट कर लीजिएगा, क्लियर है? हाँ, याद करना, ठीक है? हाँ जी बेटा, आमजू वो महिला है जो शादी नहीं करेगी, नहीं करनी शादी। कुछ लोग कहते हैं कि साहब नहीं करनी शादी, नो मैरिज, नहीं करनी शादी, कुंवारा रहना है मुझे। जो आजीवन कुंवारी है महिला, नहीं करनी शादी, ये दुनिया है, जीवन में नहीं जाना मुझे, मैं कुंवारी रहूंगी, मैं कुछ पढ़ाई लिखाई करूंगी, या मैं जो भी चीज करना चाहती हूँ। तो ये चीज यहां पर होती थी आमजू। आई बात समझ में? नियोगा का मतलब क्या है कि देवर से शादी करना। ये सिस्टम गलत है कि सही है? देखो, गलत तो बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे महिला को, महिला से पकड़ के इसको बोल नहीं रहे कि नहीं शादी कर, तू जबरदस्ती नहीं कर रहे, महिला से पूछेंगे करना चाहती हो आप, करना चाहती हो कर लो, करना चाहती हो आप, नहीं करना तो नहीं करोगे। गलत कब होता है बेटा? जब जबरदस्ती की जाती है ना, याद रखिएगा। उसमें छी की बात क्या हो गई? आराध्या, आराध्या बोल रही छी, छी किस चीज में बोल रही हो आराध्या? छी गलत क्यों? एक लड़की होते हो तुम उस चीज के लिए छी बोल रही हो, छी क्यों बोल रही हो आराध्या उस चीज के लिए? बाय छी गलत है क्या इसमें? इसमें मेरे को नहीं लगता कुछ गलत था, इसमें गलत था ना? क्या गलत है इसमें? मेरे को बताओ क्या गलत है इसके अंदर? अरे कोई लड़की है यार, उसके पति की मौत हो गई है, उससे पूछा कि यार तुम अगर चाहती हो तो अपने देवर से शादी कर सकती हो। उसको लगा कि ठीक है साहब, मैं अपने देवर से शादी कर लेती हूँ, तो उसमें गलत क्या? अच्छी वाली बात क्या होगी उसमें? मेरे को नहीं लगता अच्छी वाली कोई बात थी उसमें। कोई बात अच्छी वाली है क्या? लड़के से भी पूछा कि देवर जी करना चाहते हो, बोले ठीक है, भाभी को मंजूर है। तो आप किसी महिला की जिंदगी सेव कर रहे हो ना, बिकॉज बाहर समाज में उस लड़की से कौन शादी करेगा? तो मेरे को बताओ यार, इसका तो पति था, कौन शादी करेगा? लड़की की जिंदगी गई, खत्म लड़की की जिंदगी। तो इसमें गलत क्या होगी? इसमें क्या गलत है? सिर्फ थोड़ा सा है ना, अपने को एडवांस बनना पड़ेगा। ये देखो, अपने से एडवांस ये लोग थे उस टाइम पे। यहां बच्ची छी बोल रही, वो 1400-1500 साल पहले वो चीज चल रही थी जीवन के अंदर, और भैया ये चीजें हो रही है यहाँ पे। क्यों? दीपाली जी ने क्या बोल दिया? ब्लॉक करना पड़ेगा दीपाली जी को, अभी चेक करवा लेंगे नेट। दोनों को मंजूर है तभी की तो बात कर रहे हैं बेटा, दोनों को मंजूर है तभी की जाएगी चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं, ऐसा मंजूर है तो ही की जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? हाँ जी। पति का भाई बेटा, नहीं करना महिला को तो बोले कोई मत करो, मत करो, कोई इशू नहीं, मत करो शादी, जबरदस्ती यहां पर नहीं हो रही है। ओके, हाँ जी। सही बात है, वो दीदी छी कर रही है, पता नहीं काहे की छी है भैया। उसमें क्या हो गया? इट्स नॉर्मल थिंग बेटा, सही चीज है। किसी की जिंदगी खराब करना बड़ी चीज हो जाती है। उस महिला का क्या कसूर? पति की मृत्यु हो गई, क्या कर सकती है वो? शादी कर ली तो क्या दिक्कत है भाई? वो उससे करी ना, जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। अरे दीपाली ने क्या कर दिया भाई ना? अरे कोई बात नहीं, मजाक करता हूं, मेरी बात का बुरा मत माना करो कोई भी बच्चा, ठीक है? मैं मजाक करता हूं आप लोगों से, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं डांट रहा हूं, रोस्ट कर रहा हूं, मेरे को ये नहीं आता, मैं मजाक करता हूं आपसे। और मैं समझता हूं कि आप मजाक पॉजिटिवली लोगे, इतने समझदार आपको। हाके हाके, कोई बात नहीं बेटा, है ना? ठीक है, सब जेंजी है यार, अपन भी जेंजी हैं, तुम भी जेंजी हो, कोई दिक्कत थोड़ी जेंजी होने में, ठीक है? ओके, चलिए यहां तक क्लियर हो गया बेटा। महिलाओं के बारे में बात करी है ना। चलो अब एक चीज बताता हूं महिलाओं के बारे में, बहुत बढ़िया चीज है। देखो महिलाओं की पावर कितनी ज्यादा है उस टाइम पे, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं का बड़ा सम्मान किया जाता है वहां पर, बहुत सम्मान महिलाओं को करते हैं। एक कह सकते हैं आप, एक रिचुअल होता है, आज भी रिचुअल होता है। इस रिचुअल को कहा जाता है उपनयन संस्कार। 16 संस्कारों में एक संस्कार है उपनयन संस्कार। ये संस्कार महिलाओं का भी होता था, आज नहीं होता संस्कार महिलाओं का। पर जब अपन अर्ली वैदिक एरा के बारे में बात करते हैं ना, अर्ली वैदिक एरा में महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनयन संस्कार? कोई बता सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और संस्कार के बारे में सवाल भी आता है। इस टाइम पर महिलाओं का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। क्या मतलब है उपनयन संस्कार का? क्या होता है? आपका हुआ उपनयन संस्कार? क्या होता है उपनयन पर, बताओ मुझे। देखो क्या है, आज के टाइम पर महिलाओं के लिए चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है ना, महिलाओं के लिए चीजें मुश्किल हो रही है। तो मैं क्लियरली कर दूं, शहर में महिलाओं के लिए चीजें मुश्किल नहीं है, गांव में मुश्किल है। ओके, जब मैं कह रहा हूं ना कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, महिलाओं के लिए चीजें मुश्किल है, वो शहर में नहीं है। शहर में महिलाओं के लिए चीजें मुश्किल नहीं होती है, मैं क्लियरली कह रहा हूं।
किसी को बुरा लग रहा है मेरी बात का तो लग सकता है बेटा, बट इट्स द फैक्ट। गांव में महिलाओं के लिए चीजें आज भी बहुत मुश्किल होती हैं। गांव में किसी लड़की का पढ़ाई करने बाहर जाना या अपने पिता माता से बोलना कि साहब मेरे को पढ़ने बाहर जाना आज भी बहुत मुश्किल है। शहर में नहीं है इतना इश्यूज, शहर में महिलाएं जॉब कर रही, इक्वालिटी आ चुकी शहर के अंदर, शहर में आ गई। गांव में बहुत मुश्किल होती है। गांव में लड़की पढ़ने बाहर जा रही, 4 तरह की बातें होती हैं, बहुत इशू होता है। पेरेंट्स किस तरीके से बाहर भेज रहे हैं वो पेरेंट्स खुद जानते हैं, बहुत मुश्किल होती है। शहर में इशू नहीं होता, गांव में ज्यादा इशू होती है। तो जब मैं बात करता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है वो शहर में हो चुका है, गांव में नहीं हुआ है। रियल फेमिनिज्म गांव के लिए जरूरी है। गांव में बहुत मुश्किल होता है बेटा, बहुत मुश्किल है। जो गांव की बच्चियां वो जानती है कि किस तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ वहां पर बोलना कि यार मेरे को पढ़ाई करनी है, आसपास के 4 लोग खड़े हो जाते हैं, अरे तुम्हारी बच्ची को पढ़ा रहे हो क्या? वो माता पिता के कान भरते हैं। बेचारे माता पिता क्या करें, बिकॉज उनको समाज में रहना है, वहां पे 4 बातें वो सुन नहीं सकते। तो सोचो बहुत मुश्किल हो जाता है एक लड़की के लिए कि यार मेरे को तैयारी करके आगे बढ़ना है। शहर में इतना इश्यूज नहीं है। शहर में परिवार में अगर कुछ बोल रहा है तो ठीक है, शहर में लड़की के लिए पढ़ाई करना बहुत नॉर्मल बात है नॉर्मल, हाँ बहुत नॉर्मल बात है। लड़का स्कूल जा रहा है, लड़की भी जा रही, शहर में बहुत नॉर्मल है। गाँव में नॉर्मल नहीं होता है। 10 केस बताऊंगा मैं खुद के गाँव के, तुम्हारे गाँव के 10 केस बता दूंगा। लड़का पढ़ने जाएगा, लड़की आगे पढ़ने नहीं जा सकती, 10 केस बता दूंगा बेटा। अब चीजें थोड़ी बहुत ठीक हो रही है, स्टिल बहुत ठीक नहीं है। बहुत मुश्किल है गांव के अंदर लड़की की जिंदगी, स्पेसिफिकली अगर एजुकेशन में आगे बढ़ना है तो। परिवार सपोर्टिव ना हो तब तो बहुत ही दिक्कत है, सपोर्टिव हो तो भी परिवार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें यार अपन इक्वल नहीं ट्रीट कर सकते। हाँ चलो अपन संस्कार के बारे में बात कर रहे हैं। उपनयन संस्कार, उपनयन के अंदर क्या होता है? देखो उपनयन के अंदर क्या होता है, सुनेंगे आप, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा किसका हुआ है उपनयन संस्कार? हाँ मेरे को बता दो किसी को पता हो तो। उपनयन संस्कार किसे कहा जाता है? आपके गांव में ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया। जिसके गांव में ऐसा नहीं है बहुत अच्छी चीज है बेटा, नहीं तो इंटीरियर में बहुत इश्यूज होते हैं। देखो परिवार के लोग सपोर्ट करते हैं ना, ये जो आसपास के लोग रहते हैं ना, ये किसी की खुशी नहीं देख सकते हैं। आपका घर के लोग सपोर्ट कर लेंगे, जो आसपास के लोग हैं ना, कई बार रिश्तेदार सपोर्ट नहीं करते हैं। यार तुम क्यों भेज रहे हो? पापा को आके बोलेंगे कान में मत भेजो इसको। क्यों? क्योंकि उनने खुद ने अपनी बेटी को नहीं भेजा है, तो क्या बोलेंगे इसको भी मत भेजो। क्यों? इसको आगे कैसे बढ़ने दे सकते? तो खुद जो नहीं कर पाए ना, ये लोग चाहते कि यार दूसरे के बच्चे भी ये नहीं कर पाए, क्योंकि दूसरे के बच्चे ने कर लिया तो हम फिर छोटे हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम परिवार के लोग माता पिता से इतनी नहीं है जितने बाहर के लोग करते हैं ना, ये ज्यादा आग लगाने वाले लोग होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बेटा, ये मैं बोल रहा हूँ। बाकी तुम्हारे रिश्तेदार अगर बहुत अच्छे हैं, आसपास के लोग बहुत अच्छे, तो यू आर वेरी ब्लेस्ड, बहुत ब्लेस्ड हो तुम लोग तो यार। ये तो आसपास के लोग हैं ना, यही ज्यादा करते हैं नाटक है, नहीं बच्ची को क्यों भेज रहे हो बाहर, केस नहीं देखा कैसा हो गया? अरे भैया केस हो गया, वो बच्ची ऐसी थोड़ी ना है, हर बच्ची ऐसी थोड़ी ना होती है, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं आप। चलो ठीक है जो भी था। हाँ अपन उपनयन संस्कार के बारे में बात कर रहे थे। उपनयन का मतलब क्या होता है? थ्रेड सेरेमनी, बिल्कुल जनेऊ धारण, जिसको आप बोलते हैं कि जनेऊ धारण करने, जनेऊ धारण करी आपने। और इसमें केवल जनेऊ के बारे में बात नहीं करते बेटा, उपनयन का जो रियल मतलब होता है वही होता है कि जब आप अपने गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हो। मान लीजिए मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे पास शिक्षा के लिए आए, मैं तुम्हारे साथ एक बॉन्ड बनाऊंगा। बॉन्ड मतलब तुम बोलोगे आप आज से मैं आपको गुरु मानता हूं सर, और मैं बोलूंगा आज से मैं तुमको शिष्य मानता हूं, और ये जो परंपरा है इसको निभाऊंगा मैं। इसे कहा जाता है उपनयन करना, कि गुरु शिष्य परंपरा को आगे निभाना। इसमें जनेऊ भी है, जनेऊ हालांकि अलग चीज हो जाती है, बट मेजरली इसमें यहां पर होता है कि साहब गुरु शिष्य परंपरा के बारे में यहां पर ज्यादा बात की जाती है। मतलब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, महिलाएं भी गुरुकुल में जाके शिक्षा लेती थी। यहां पर सोचिएगा, गुरुकुल में महिलाएं भी शिक्षा ले रही है, तो ये चीजें यहां पर होती थी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया बच्चा? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? सही बात है। जींस, अरे जींस पहनना आजादी थोड़ी यार बच्चा। कौन बोल रही है बच्ची की सर जींस नहीं पहनना? जींस पहनना आजादी नहीं है, जींस पहनना आजादी नहीं है। आजादी है कि आपको घर से बाहर निकल के किसी पोस्ट को हासिल करने के लिए लोग बोले कि हाँ सब आप कर सकती हो। पढ़ना लिखने की आजादी रियल आजादी। जींस पहनना, टी शर्ट पहनना, ये आजादी नहीं होती बेटा। हमारे दिमाग में क्या आजादी के मायने हमने बहुत अलग बना के रखे। मेरे लिए आजादी का मायना वो नहीं कि मैं बाहर जाके सिगरेट पी रहा हूं, शराब पी रहा हूं, ये आजादी नहीं है। मेरे लिए आजादी ये कि यार मैं देश के लिए अच्छा करने के लिए परिवार से निकलूंगा, और परिवार वाले मेरे को सपोर्ट करें कि हाँ ठीक है बेटा तू जा, पढ़ाई कर अपने हिसाब से, अपने जीवन को अपने हिसाब से जी, बट लिमिट में रह के। पढ़ने लिखने की आजादी, संस्कारों को आगे ले जाके अपने आप को सही करने की आजादी रियल आजादी। कुछ पहनने की आजादी, इसको आजादी नहीं बोलते बेटा, नहीं बोलते हैं। ये चीज याद रखना है ना। आप कुल शायद मेरी बात गलत है कि नहीं सर ये गलत, नहीं, ये लिटरली आजादी नहीं है बेटा। देखो यार मेरे को सीधी बात है, अगर मैं शहर में हूं, मैं साफा बांध के निकल गया तो इसका क्या मतलब मैं बैकवर्ड हो गया? अपने कल्चर पे गर्व करना सीखो।
हम बैकवर्ड नहीं हो जाते साफा पहन के निकल जाएंगे, हम धोती कुर्ता पहन लेंगे तो हम खराब नहीं हो जाते, हम यही कपड़े पहनेंगे तभी हमको एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम यही तो आती यार, मेरे को ये नहीं पहनने दिया तो मैं आजाद कैसे, नहीं यार ये आजादी नहीं है, ये कोई आजादी नहीं होती। आजादी वो नहीं है कि यार मेरे को पढ़ने नहीं दे रहे, मैं मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आगे बढ़ने का मतलब कपड़ों से नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता बच्चा, समझो इस चीज के बारे में, ठीक है। अपने कल्चर को कैरी करो, तुम जैसे हो वैसे हो, कोई दिक्कत नहीं सब। अब मैं देखो मेरे को आज से खाना पसंद है, मैं चम्मच से छुरी से नहीं खाता, जब तक बहुत रिक्वायर्ड ना हो मैं नहीं खाता। मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा सकता, नीचे बैठ के खाना खाने की आदत है। तो क्या मैं बैकवर्ड हो गया सब? क्या मेरे परिवार ने मेरे को आजादी नहीं दी? क्या मैं आजाद नहीं? मैं आजाद हूं। तो कल्चर को कैरी करके चलना इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आजाद नहीं हो, कि साहब मैं ये कपड़े पहनूंगा या पहनूंगी तभी मैं आजाद हूं। ये आजादी का मायने अपने दिमाग से हटाओ बच्चा सबसे पहले तो, ठीक है, नहीं तो चीजें बड़ी खराब होगी, फिर अपने को हर चीज में दोष दिखेगा, नहीं ये भी गलत वो भी गलत, ये नहीं करना अपने को। चलो देख ले थोड़ा सा डाउट्स आपके। रिसेंट का डाउट, अरे मैं थैंक यू बेटा, मैं भाई हूं आप लोगों का, ठीक है जो भी है। उपनयन सर बता तो दिया भैया, उपनयन है ना। जनेऊ क्या होता है? जनेऊ थ्रेड पहनाया जाता है, जनेऊ जो है पहनाया जाता है। अब नॉर्मली तो देखो आजकल शादी में पहनाते हैं, शादी से पहले करवा दिया, नॉर्मली पहनाया जाता है जनेऊ। जनेऊ जब आप पहनते हो तो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है ना, जैसे मीट नहीं खा सकते, वॉशरूम जाने से पहले कान में लगाना पड़ता है, वो ब्राह्मण्स के अंदर होता है, अलग चीजें होती है। चलिए पर्दा यहाँ पर नहीं, हाँ यह पर्दा प्रथा नहीं है भैया, याद रखिएगा। हाँ सर ये डाउट था कि इंडस वैली में जो लिखते थे वो कनेक्ट था क्या सर? इजिप्ट से क्यों ही ट्रेड करते? इजिप्ट से गोल्ड वोल्ड मिलता था अपने को, मेसोपोटामिया से बेसिकली, इसलिए अपन उससे ट्रेड करते थे यहाँ पर ज्यादा। चलिए ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया आज की क्लास, आज इतनी ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। हाँ अच्छा एक और चीज बता दूं बेटा, ये नॉन वेज वेज दोनों खाते थे, ये भी नोट कर लेना। अपन ये नहीं कह सकते कि केवल वेज खाते थे, नॉन वेज और वेज दोनों खा रहे हैं, ठीक है, वेज नॉन वेज दोनों यहां पर हो रहा है, ठीक है बच्चा, ये चीज छोटी सी बात याद रखना, नहीं तो बोलो सर वेज ही खाते थे क्या? नहीं, वेज नॉन वेज दोनों वाला मामला है। अब कल अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे, पर कल थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा, स्पीड में भागना पड़ेगा अपने को। आज मैं आराम से इसलिए पढ़ा है, बहुत दिनों बाद तुम आए हो, इसलिए थोड़ी बातचीत मैंने तुमसे करी ताकि तुमको ठीक लगे, एकदम पढ़ा दूंगा तो बोर हो जाओगे, ठीक है। कल अपने को बहुत डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। चलो ध्यान रखो अपना, मेहनत करते रहो, और डाउट नहीं करना है अपने आप पे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है बच्चा। और लगे रहो यार, हो जाएगा, समय लगता है थोड़ा सा, हो जाता है। होप नहीं खोनी है बस, आशा नहीं खोऊंगा मैं, ये चीज याद रखिएगा। ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं मैं आपसे, आप सब अपना ध्यान रखो, तब तक के लिए जय हिंद बेटा, जय भारत और भारत माता की जय।